हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके। और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मिडेवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत का इतिहास। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर हुआ था वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जहां पर हमने जाना था कि मध्यकालीन भारत जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें हमने अर्ली मिडेवल पीरियड, लेटर मिडेवल पीरियड के बारे में डिस्कस करा था। लगभग 700 से लेके 1200 तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम पूर्व मध्यकाल में पढ़ते हैं, जहां पर हमें इंडिया में पॉलिटिकल एक बोल सकते हैं वैक्यूम वाली सिचुएशन दिखाई देती है। छोटे छोटे राज्य दिखाई देते हैं, चाहे हम बात करें नॉर्थ इंडिया की, चाहे हम बात करें साउथ इंडिया की। इसके ऑपोजिट 1200 से लगभग 1700 तक का जो टाइम पीरियड है, जिसे हम मध्यकाल के नाम से जानते हैं, उत्तर मध्यकाल, वो टाइम पीरियड है जब हमें बड़े किंगडम्स दिखाई देते हैं। चाहे नॉर्थ इंडिया की बात करें या साउथ इंडिया की बात करें, नॉर्थ इंडिया में हमें सल्तनत काल दिखाई देता है और सल्तनत को रिप्लेस करके आता है मुगल काल। वहीं हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहां पर हमें दो बड़े किंगडम्स दिखाई देते हैं, विजयनगर और बहवनी किंगडम। तो ये हम पढ़ेंगे हमारे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन हमारी ये जो बुक हम कर रहे हैं सतीश चंद्रा, इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बेसिकली एक इंट्रोडक्शन टाइप का ही है, जो बात करता है किसकी, कि ये जो मध्यकाल चालू हो रहा है, मिडिल एज स्टार्ट हो रहा है, इस मिडिल एज में इंडिया का क्या स्टेटस है और इस मिडिल एज में वर्ल्ड में जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स है, लाइक यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, वहां पर क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चल रहा है, वहां पर क्या व्यवस्था दिखाई दे रही है। तो बस ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में एक टर्म यूज हो रहा है, फ्यूडलिज्म। तो ये जो सामंती व्यवस्था है या सामंत शाही कहा जाता है भारत में, उसे फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें थोड़ा सा इस चैप्टर में देखने को मिलता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो हम जानेंगे। बाकी बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम है। कुल मिला के इसमें हमें यही जानना है कि मध्यकाल की शुरुआत में भारत में क्या चल रहा है, विश्व में क्या चल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा हमारा बैच। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप प्लान मैनर में तैयारी करना चाहते हैं सिविल सर्विसेज की, तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी आपकी यूट्यूब पे सभी फ्री क्लासेस चल रही हैं जीएस के सब्जेक्ट्स की, करंट अफेयर की, तो ये सारा बेनिफिट तो आपको यहाँ से मिल ही रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं हम। भारत और विश्व, नाम से ही पता लग रहा है क्या बता रहा है, भारत के बारे में बताएगा, विश्व के बारे में बताएगा, वो सब हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या बात करता है, भारत और विश्व में 8वीं सदी तक। तो थोड़ा सा ना टाइम पीरियड पर हमें फोकस करना है। किसकी बात कर रहा है, 8th सेंचुरी, 8वीं सदी ईस्वी यानी 8th सेंचुरी एडी की बात कर रहा है। जीरो के 800 साल लगभग इधर बात की बात कर रहा है। 701 से लेके जो 800 तक का टाइम होगा उसको पूरा हम 8th सेंचुरी में काउंट करेंगे। तो आफ्टर 700 एडी जो हमारा 8वीं सदी है, इस 8वीं सदी में भारत और विश्व में क्या दिखाई दे रहा है, 1000 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। बोल रहा है कि 8वीं सदी तक का जो लगभग 1000 वर्ष रहा है, उस 1000 वर्ष में बहुत सारे चेंजेस आए। 1000 वर्ष मतलब ये कब तक की बात कर रहा है, कि जो फर्स्ट सेंचुरी स्टार्ट हो रहा है, जीरो के बाद वाला टाइम पीरियड है, वहां से लेकर अगर आप 800 1000 साल देखो, बहुत सारे चेंजेस होंगे फर्स्ट सेंचुरी एडी में और 8th सेंचुरी एडी में। ठीक है, क्या चेंजेस है वो सब अभी हम डिस्कस करेंगे, जिससे यूरोप और एशिया में नई सामाजिक और राजनीतिक संरचनाएं पैदा हुई। और अगर अभी आप इसे स्टडी करेंगे तो हम स्टडी यहाँ पर दो कॉन्टिनेंट के कंटेक्स्ट में करने वाले, एक हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, दूसरा हमारा एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट की तो हमें हमेशा बात करनी है, क्योंकि इंडिया किसका पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है। तो यहाँ पर बस राइटर यही बोलता है, शुरुआत ही करता है किससे, फर्स्ट सेंचुरी एडी से। लगभग 1000 वर्ष में काफी सारे हमें चेंजेस दिखाई देते हैं अगर हम देखें, और वो चेंजेस किस में रिफ्लेक्ट होते हैं, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में और हमारे सोशल सिस्टम में, चाहे इंडिया की बात करें चाहे हम यूरोप की बात करें। ठीक है, आगे बढ़ता है राइटर कि इन परिवर्तनों का प्रभाव एशिया में पड़ रहा है, यानी भारत में ही पड़ेगा, क्योंकि इंडिया किसका पार्ट है, एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ठीक है, आपने थोड़ा सा वर्ल्ड मैप भी स्टडी करना है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि थोड़ा सा मैपिंग पर फोकस करिए। जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़े, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, आईआर पढ़िए, करंट अफेयर पढ़िए, मैप को अपने सामने रखिए। जितना ज्यादा आप मैपिंग के थ्रू स्टडी करेंगे उतनी चीजें आपके लिए थोड़ी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा वर्ल्ड मैप कैसा होता है। यहाँ पर हमें कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका है। अभी यहां पर किसकी बात कर रहा है, बोल रहा है एशिया कॉन्टिनेंट। और इसी एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश है, सदर्न एशिया में पड़ता है, जिसका नाम क्या है, इंडिया, जिसमें हम रहते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं क्या कि इन परिवर्तनों का प्रभाव जो इन
लगभग 1000 सालों में चेंजेस आते हैं, इन चेंजेस का जो रिफ्लेक्शन है वो हमें कहाँ दिखाई देता है? भारत पर भी दिखाई देता है, क्योंकि भारत के भूमध्य सागर के इर्द गिर्द के देशों तथा यहाँ के विशाल साम्राज्य, चाहे हम बात करें रोमन एम्पायर की, चाहे हम बात करें पर्शियन एम्पायर की, इनके साथ बहुत पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। तो यहाँ पर राइटर बोल रहा है कि जो भी एशिया में और यूरोप में चेंजेस हुए, ठीक है। अब ये थोड़ा सा मैप देखिए, इस मैप का हेल्प लीजिए। यहाँ से चालू हो रहा है पूरा, ये इधर एशिया है, ठीक है। ये जो भी आपका अरब पेनिनसुला है, गल्फ ऑफ पर्शियन है, यहाँ से पूरा हमें क्या दिखाई देता है? एशिया दिखाई देता है। और इधर आ जाइए, ये पूरा आपका क्या रहा? अफ्रीकन, है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट रहा। यहाँ पर आपको इजिप्ट दिखाई देगा, मिस्र जिसे आप बोलते हैं। और इधर जाइए तो ये पूरा क्या दिखाई देगा? यूरोप कॉन्टिनेंट दिखाई देगा। तो ये रहा जी यूरोप, इधर रहा आपका एशिया और इधर रहा आपका अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी 1000 साल में चेंजेस हो रहे हैं ना, यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में, उन चेंजेस का रिफ्लेक्शन हमें इंडिया पर दिखाई देता है। बहुत अच्छे से क्यों दिखाई देता है? एक तो भारत खुद एशिया का हिस्सा है, लेकिन भारत एशिया का हिस्सा होने के साथ साथ भारत के लगातार संबंध रहे हैं किससे? ये वाला जो रीजन है ना, एक्चुअली अगर आप इसको अच्छे से स्टडी करोगे, यहाँ पर हमें रेड सी दिखाई देता है। अभी आपका स्वेज कैनाल बन गया है, जब नहीं बना था तब भी यहाँ से ट्रेड होता था। यहाँ पे गल्फ, पर्शियन गल्फ हमें दिखाई देता है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी दिखाई देता है। तो इन सी रूट के अलावा यहाँ पर बहुत सारे लैंड रूट्स भी थे, हम एंशिएंट में पढ़कर आए हैं। आपने अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर चेक कर लीजिएगा। एंशिएंट हिस्ट्री की हमारी प्लेलिस्ट में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि कैसे भारत के प्राचीन काल से संबंध रहे हैं, किससे? यूरोप से, अफ्रीका से। तो इंडिया का ऑलरेडी रिलेशनशिप था, कैसा रिलेशनशिप था? कल्चरल, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत ऑलरेडी व्यापार कर रहा था, सांस्कृतिक संबंध स्थापित कर रहा था यूरोप से, अफ्रीका से और एशिया के इस क्षेत्र से। तो जब इनमें चेंजेस आएगा तो नो डाउट भारत पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इससे कनेक्टेड है। ऐसा होता कि भारत का इनसे कोई संबंध नहीं है तो हम शायद इस चैप्टर में यहाँ पर ये पढ़ते ही नहीं। यहाँ पे कोई भी चेंज होता उसका इंडिया पे कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं आता। लेकिन क्योंकि भारत का प्राचीन काल से यूरोप से, अफ्रीका से और एशिया के इस क्षेत्र से व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, इस वजह से ये जो भी 800,000 वर्ष में चेंज दिखाई देगा उस वो हमें कहाँ? इंडिया में भी रिफ्लेक्ट होते हुए दिखता है, ठीक है। तो बस इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और ये इमेजेस को थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 8th सेंचुरी की जब बात कर रहा है ना ये, तो 8th सेंचुरी में क्या स्टेटस चल रहा है? यहाँ पर ये अरब पेनिनसुला है, ठीक है, ये रेड सी है, लाल सागर, ये है आपका यहाँ पर पर्शियन गल्फ या फारस की खाड़ी, ठीक है, इधर है भूमध्य सागर। ये वाला जो जोन है पूरा यहाँ से एशिया चालू हो जाता है, यहाँ से अफ्रीका और इधर से यूरोप, और ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है देश, ये रहा भारत, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? यूरोप। सबसे पहले राइटर बात करता है किसकी? यूरोप की बात करता है कि यूरोप में क्या स्टेटस चल रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है, एक एक करके सारे कॉन्टिनेंट्स पर आएगा, यूरोप आएगा, फिर अफ्रीका आएगा, फिर एशिया आएगा। यूरोप में बोल रहा है कि 6th सेंचुरी एडी में, 6ठी सदी ईस्वी में, 500 के बाद हमें यूरोप में एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई देता है। हालांकि ये तब हम पढ़ेंगे जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम रोमन किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर रोमन किंगडम किस तरह से 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, उनके बारे में सब हम वहाँ जानेंगे। यहाँ पर जितना काम का है उतना देखते हुए चलते हैं। तो 6ठी सदी के अंत तक, 6th सेंचुरी एडी का जो लास्ट था, हमें वहां पे पता लगता है कि शक्तिशाली रोमन एम्पायर जिसने यूरोप और भूमध्य सागर को एक किया था, 2 भागों में बट गया था। तो यहाँ पर एक इमेज देखिए, ये रहा आपका यूरोप का एक इमेज जहां पर हमें एक बड़ा सा रोमन एम्पायर दिखाई देता है। ये पूरा का पूरा जो रेड और ऑरेंज कलर का हमें दिखाई दे रहा है, सॉरी ये पूरा रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, इधर ये क्या था? पूरा रोमन एम्पायर था, ठीक है। अब राइटर बोलता है कि जैसे 6th सेंचुरी स्टार्ट हुआ वैसे ही एक बड़ा रोमन एम्पायर जो था ना, वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, ठीक है। यानी 500 की शुरुआत में ही रोमन एम्पायर 2 पार्ट में टूट जाता है, ठीक है। पूर्वी रोमन एम्पायर
और पश्चिमी रोमन एम्पायर। ठीक है, क्यों टूटा, कैसे टूटा, क्या स्टोरी, वो सब हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना है, वो हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, तो 6ठी सदी के अंत तक यूरोप में एक बहुत बड़ा एम्पायर था, किंगडम था, जिसको हम रोमन एम्पायर बोल रहे थे। ये रोमन एम्पायर दो हिस्सों में बट गया। ठीक है, जहां पश्चिमी भाग जिसकी कैपिटल क्या थी, रोम थी, कहां पर है, इटली में। इधर आ जाइए, वापस से इस पिक्चर को देखिए। ओके, ये देखिए यहां पर है आपका इटली। तो बोल रहा है कि जो पश्चिमी रोमन एम्पायर था ना, उसकी कैपिटल कहां थी, रोम। रोम कहां पर है, प्रेजेंट डे इटली में। ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल बनी। ठीक है, दूसरा और जर्मनी की तरफ से आने वाले स्लाव और जर्मन कबीलों ने इसे रौंद डाला तथा आगे चलकर ये कबीले यूरोप के विभिन्न भागों में बस गए, जिससे आबादी के चरित्र और भाषा, शासन आदि में गंभीर परिवर्तन आए। कुल मिला के यहाँ पे राइटर बस इतना बोल रहा है कि एक बहुत बड़ा रोमन किंगडम था यूरोप में, जो हमें पता लगता है कि 6th सेंचुरी में 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। और जब ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सका। वेस्टर्न रोमन एम्पायर पर यहाँ से आने वाली जर्मन ट्राइब, ये जो दिखाई दे रहा है ये पूरा जर्मन ट्राइब का एरिया था। ओके, तो जर्मन ट्राइब्स जो है वो इस वेस्टर्न रोमन किंगडम पर अटैक करती हैं, और इन कबीलों के द्वारा जो हमले किए गए, इससे वेस्टर्न रोमन एम्पायर बहुत ही जल्दी क्या हो चुका था, डिक्लाइन हो गया, धराशायी हो गया, उसका पतन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बस राइटर यही बोलता है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य बहुत लंबे समय तक स्प्लिट होकर नहीं चल सका। जब तक ये एक साथ थे तब तक बने हुए थे, जब टूटा तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर जिसकी कैपिटल रोम थी वो एकदम से खत्म हो जाता है। और कैसे खत्म हुआ, तो जो जर्मन कबीले थे, किधर से आ रहे थे, रूस और जर्मनी की तरफ से आने वाले जर्मन कबीले, उन्होंने लगातार इन पर अटैक किए। धीरे धीरे ये खत्म हो गए और इनकी जगह ये जो कबीलाई ढांचा था ना वो विकसित हुआ। छोटे छोटे कबीलाई लोग जो है वो वहां पर स्थापित होंगे। अब बताइए, अगर इस तरह से कोई अटैक करे, अटैक करके वहां का जो ओरिजिनल ढांचा था उसको चेंज करे, तो क्या चेंज दिखाई देगा, चेंज दिखाई देगा आबादी के चरित्र में, उसकी भाषा में और शासन के ढर्रों में। मतलब जो ट्राइबल्स आएंगे उनका अपना एक कल्चर होगा, उनकी अपनी एक लैंग्वेज होगी, उनका अपना एक शासन करने का तरीका होगा। तो जो पुराना यूरोप में, रोमन एम्पायर में एक भाषा था, एक कल्चर था, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, अब वो चेंज होगा और उसकी जगह हमें कौन सा बदलाव आते हुए दिखाई देगा, जो जर्मन ट्राइब्स आए हैं ना उनका कुछ चीजें वहां पर रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। ठीक है, तो बस इतना ही यहां पर राइटर बोलता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्राचीन रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग पर अब आ जाते हैं। तो प्राचीन रोमन साम्राज्य का जो पूर्वी भाग था, इसकी कैपिटल क्या हुई, बेजेंटीन या फिर कस्तुनतुनिया। कस्तुनतुनिया का नाम हम बहुत बार पढ़ेंगे आगे, जैसे हम अर्ली मिडेवल स्टार्ट करते हैं वहां पर आप बार बार इसका नाम सुनेंगे। ठीक है, तो जो पश्चिमी भाग था उसका क्या हाल हुआ हम देख चुके हैं स्प्लिट होने के बाद। अब अगर हम इसके पूर्वी भाग की बात करें तो सबसे पहले इसकी कैपिटल बता रहा है। इसकी कैपिटल क्या थी, ये देखिए, इसको बजेंटीन एम्पायर भी कहते हैं। तो कस्तुनतुनिया या फिर बजेंटीन इसकी कैपिटल थी, जिसमें पूर्वी यूरोप का अधिकांश भाग आता था और आज का एशिया का काफ़ी सारा हिस्सा, जिसमें हमारा सीरिया हो गया, अफ्रीका का मिस्र हो गया या तुर्की हो गया, ये सारे क्षेत्र भी पश्चिमी रोमन एम्पायर का ही हिस्सा थे। तो ये रहा, पूर्वी रोमन एम्पायर, ये रहा पूर्वी रोमन एम्पायर। ठीक है, सभी के समझ में आ गया। बजेंटीन एम्पायर भी इसे हम कहते हैं। इसकी कैपिटल क्या थी, कस्तुनतुनिया इसकी कैपिटल थी। इसमें कौन सा हिस्सा आ रहा था, यूरोप का पूर्वी हिस्सा आ रहा था, प्लस इसमें और कौन कौन से क्षेत्र आ रहे थे, अफ्रीका का मिस्र वाला हिस्सा आ रहा था, इधर सीरिया वाला हिस्सा आ रहा था और इधर टर्की या ग्रीस वाला हिस्सा आ रहा था। तो ये ग्रीस हो गया, मिस्र हो गया, सीरिया वाला क्षेत्र हो गया और यूरोप का पूर्वी हिस्सा, इन पूरे को मिलाकर जो हमें एम्पायर दिखाई दिया इसको हमने बोला पूर्वी रोमन एम्पायर, जिसकी कैपिटल क्या थी, कस्तुनतुनिया इसकी कैपिटल हुआ करती थी। ओके, यहां तक सबको डन है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब पूर्वी रोमन एम्पायर थोड़ा सा फलता फूलता है और काफ़ी लंबे समय तक ये जाएगा। जैसे पश्चिमी रोमन एम्पायर तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है अलग होने के बाद, लेकिन पूर्वी रोमन एम्पायर स्टेबल रहेगा लंबे समय तक। हमें यहाँ पर एक रूलिंग टाइम पीरियड दिखाई देता है। इसने रोमन साम्राज्य की अनेक परंपरा, जैसे शक्तिशाली राजतंत्र और अत्यंत केंद्रीकृत प्रशासन को जारी रखा। जो एक बड़ा रोमन एम्पायर था
वहां पर क्या चल रहा था, मोनार्की चल रही थी, ठीक है। जो बड़ा रोमन एम्पायर था वहां पर सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था, केंद्रीकृत शासन था। वही व्यवस्था पूर्वी रोमन एम्पायर ने अपने यहाँ पे जारी रखा, यानी कि यहाँ पर राजतंत्र चलेगा, सेंट्रलाइज जो है किंगडम हमें दिखाई देता है, वही कंटिन्यू होता रहेगा, ठीक है। इनका धार्मिक विश्वास और कर्म कांडों में पश्चिम के कैथोलिक चर्च से, जिसका मुख्यालय रोम में था, अनेक मतभेद थे। अब यहाँ पर ना थोड़ा सा हमें क्या दिखाई देता है, क्रिश्चियनिटी में ही दो ग्रुप्स दिखाई देते हैं, जैसे हर जगह हमें पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करो तो सबसे पहले हमें वैदिक रिलीजन दिखाई दिया, फिर हमने देखा उसके सब्स्टिट्यूट में क्या आ रहा है, बुद्धिज्म आ रहा है। हालांकि बाद में बुद्धिज्म को खुद ब्राह्मणिज्म ने अपने अंदर समा लिया, क्या विष्णु का अवतार बोल दिया महात्मा बुद्ध जी को, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे जो है हमें ऐसे पंथ दिखाई देते हैं और उनके अलग अलग विचारधारा होती है। चाहे आप बात करें इस्लाम की, चाहे आप बात करें सिख की, चाहे आप बात करें किसी भी रिलीजन की, तो ऐसा ही था यहाँ पर। जो क्रिश्चियनिटी ओरिजिनेट हुई थी इस जगह पर, ईसाई धर्म जो है, इसी में हमें दो ग्रुप्स दिखाई देते हैं और वो पूर्वी रोमन में अलग चलते हैं, पश्चिमी रोमन में अलग चलते। तो इनके बीच में धार्मिक मतभेद होता है। ये जो धार्मिक मतभेद होगा ना, कहीं पर भी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूरोप था ना वो रिलीजन को लेकर बहुत, एक बोल सकते हैं, रिजिड थे। इवन जब इंडिया में ट्रेड करने के लिए यूरोपियन कंपनीज आ रही थी, चाहे हम बात करें पोर्तुगीज की या अदर कंपनीज की, कहीं ना कहीं उनका हिडन एजेंडा था क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना। तो बेसिकली धर्म उनके लिए बहुत प्रायोरिटी लेवल पर था। वो जो भी काम करते थे उसमें एक रीजन रिलीजियस पर्पस भी होता था, चाहे उसको प्रमोट करना बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो बस यहीं पर आप बोल रहे हैं कि जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, इनका धार्मिक विश्वास और कर्मकांड में वेस्टर्न रोमन एम्पायर, जहां पर कैथोलिक चर्च थे, उनसे काफी मतभेद था। यानी वेस्टर्न रोमन एम्पायर है, वहां पर हमें कैथोलिक चर्च दिखाई दे रहे हैं, सॉरी, हाँ, वेस्टर्न रोमन एम्पायर में कैथोलिक चर्च दिखाई दे रहे हैं, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो है इनका उनको लेकर काफी मतभेद है। पूर्व के चर्च को यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था, इसे ही आगे रूस ने अपनाया, ठीक है। तो बस इतना सा ध्यान रखो, राइटर ने पूरा कंक्लूड क्या करना है यहाँ पर, कि ये एक बहुत बड़ा यूरोप में कुछ हिस्सा एशिया का भी, कुछ हिस्सा अफ्रीका का भी है। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर हमें किंगडम दिखाई दिया, जिसको हमने रोमन एम्पायर कहा। रोमन एम्पायर 6th सेंचुरी एडी में स्प्लिट हुआ दो पार्ट्स में, पहला वाला ईस्टर्न रोमन एम्पायर, दूसरा वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न रोमन एम्पायर बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, इसकी कैपिटल क्या थी, कस्तुनतुनिया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर या पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी, रोम थी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य स्प्लिट होते ही बहुत कम समय में खत्म हो गया, डिक्लाइन हो गया, उसका पतन हो गया। क्यों? क्योंकि जो रूस से जर्मन ट्राइब्स थे, उन्होंने इन पर अटैक किया। ना केवल अटैक किया, ना केवल इनको खत्म किया, बल्कि यहाँ पर एक नया कल्चरल पॉलिटिकल सिस्टम, लैंग्वेज डेवलप किया। उधर अगर आए हम पूर्वी रोमन एम्पायर पर, तो वहां पर चीजें वैसे ही चल रही है जैसे पहले रोमन एम्पायर में चलती थी, केंद्रीकृत शासन, राजतंत्र, मोनार्की दिखाई दे रहा है, ठीक है। इन दोनों में एक और मेजर डिफरेंस क्या था, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो पूर्वी रोमन एम्पायर जहां पर यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च हमें दिखाई देते हैं, और पश्चिमी रोमन एम्पायर जहां पर हमें कैथोलिक चर्च दिखाई देते हैं। और पूर्वी रोमन एम्पायर की जो क्रिश्चियनिटी थी, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च थे, इसी के कंसेप्ट को आगे कौन अपनाएगा, रशिया अपनाता है। ये भी यहां से हिंट दे दिया। तो यहां पर कौन सी वाली क्रिश्चियनिटी जो है वो फल फूल रही है रशिया में, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर में दिखाई देती है। नो डाउट वो उससे पास भी है ना, कनेक्ट भी कर रहा है ना, तो इसलिए उन लोगों का ज्यादा उधर फैलाव या प्रचार प्रसार हमें दिखता है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर बाइजेंटाइन किंगडम के बारे में बात कर रहा है, वही पूर्वी रोमन एम्पायर के बारे में। बाइजेंटाइन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी एशिया के साथ व्यापार जारी रखता है, फलता फूलता है। इसने यूनानी रोम सभ्यता और अरब जगत के बीच एक पुल का भी काम किया। अब बात कर रहे हैं, ये जो पूर्वी रोमन एम्पायर है ये बना रहा, पश्चिमी रोमन एम्पायर खत्म हो गया कुछ ही समय में अलग होके, लेकिन पूर्वी रोमन एम्पायर बना रहा। ना केवल बना रहा, इसने एक पुल का काम किया। कैसे पुल का काम किया? देखिए कनेक्टिविटी कैसे, ये देखिए,
पूरा का पूरा ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, पूर्वी रोमन एम्पायर, इसको बाइजेंटाइन एम्पायर भी कह रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि इसने एशिया के साथ व्यापार जारी रखा। ये पूरा का पूरा जो एशिया है इसके साथ काफ़ी लंबे समय से व्यापार हो रहा था, एंशिएंट टाइम पीरियड से ही ट्रेड चल रहा था। जो पूर्वी यूरोप वाला रीजन है, हमने पढ़ा था ना, भारत में अटैक हुए थे, यूनानी अटैक्स हुए थे, तो यूनानी कहाँ पर थे? पूर्वी यूरोप वाले क्षेत्र में थे। तो जब उन्होंने अटैक्स किए थे तो ये ट्रेड रूट एस्टैब्लिश हुआ, भारत का व्यापार होता था उनसे काफ़ी लंबे समय से, सांस्कृतिक आदान प्रदान होता था, ये सब हम ऑलरेडी देखकर आ चुके हैं, ठीक है। तो जो इंडिया का या एशिया का ट्रेड हो रहा था वो इसने भी कंटिन्यू रखा। पूर्वी रोमन एम्पायर या बाइजेंटाइन एम्पायर ने इसी लैंड रूट से लगातार व्यापार जारी रखा, किसके साथ? एशिया के साथ, और ये व्यापार फलता फूलता रहा। इतना ही नहीं, इसने यूनानी रोम सभ्यता और अरब जगत के बीच एक पुल का काम किया। यूनानी रोम सभ्यता यहाँ पर है और ये पूरा का पूरा एशिया का जो हिस्सा है ना, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम अरब पेनिनसुला, ओके। तो अरब जो हिस्सा है एशिया का, उसके बीच में और यूनानी सभ्यता के बीच में इसने एक पुल का काम किया। किसने? ईस्टर्न रोमन एम्पायर या बाइजेंटाइन एम्पायर ने। यानी जो ट्रेड चल रहा था, ट्रेड चलेगा, जो भी कल्चरल डाइवर्सिटी मूव कर रही थी इधर से उधर, वो भी चलेगा, सारी चीज़ें चल रही थी एशिया के बीच में, यूरोप के बीच, पूर्वी यूरोप के बीच में बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा था, ठीक है। फिर चेंज कहाँ आएगा? बाइजेंटाइन एम्पायर की पैदा की गई परंपराओं को अरबों ने तब तक अपनाया जब तक उन्होंने सीरिया और मिस्र को जीत ना लिया, ठीक है। तो ये जो बाइजेंटाइन किंगडम है ना, या ईस्टर्न रोमन एम्पायर, यहाँ की जो भी चीज़ें थी, कल्चरल एक्टिविटी, सब कुछ जो है वो अरब तक मूव करके जा रहा था। यानी इनके बीच में आदान प्रदान लगातार हो रहा है। लेकिन चेंज कहाँ आया? चेंज तब आएगा जब 15th सेंचुरी एडी में इस पर स्टार बना लेंगे, और ये आपके लिए बहुत बड़ा चेंज होगा जब हम पढ़ेंगे मिडेवल हिस्ट्री, हमारे आगे आने वाले चैप्टर्स को, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज रिफ्लेक्ट होता है। इवन मैं बोलूँगी कि आधुनिक भारत का इतिहास जो है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट चैप्टर था एडवेंट ऑफ यूरोपियन, यूरोपियों का भारत में आगमन। तो यूरोपीय जब भारत में मूव करते हैं या भारत के लिए नए रास्ते की खोज करते हैं, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई? यूरोप का तो भारत से ऑलरेडी काफ़ी लंबा व्यापारिक संबंध था एंशिएंट टाइम पीरियड से। फिर मिडेवल भी देखिए, ट्रेड चल रहा है। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ा 15th सेंचुरी के आसपास कि जो यूरोप के राज्य हैं या देश हैं, उनको भारत के लिए एक नए रास्ते की खोज करनी पड़ी। वही चेंज है यहाँ पर, ये वही चेंज है जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। 15th सेंचुरी एडी में, 15वीं सदी ईस्वी में, भारत और यूरोप का व्यापार इसके पहले लगातार लैंड रूट से चल रहा था। एंशिएंट टाइम पीरियड से, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब हमें दिखाई देती, तब से भारत और यूरोप के बीच में बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है। किससे? इन स्थलीय मार्गों से। लेकिन होता क्या है, 15th सेंचुरी एडी में 1400 के बाद ये जो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था ना, इस ट्रेड रूट पर कंट्रोल कर लिया किसने? तो आगे जब 15वीं सदी के मध्य में जब कस्तुनतुनिया को तुर्कों ने जीत लिया, तो इसका पतन हो गया। ये लगातार जो ट्रेड हो रहा था ना, वो कब होगा, कब रुकेगा? जब ये जो पूरा कस्तुनतुनिया है, जो इसकी कैपिटल थी, इसको किसने जीत लिया? तुर्कों ने जीत लिया, और जीतकर इसको अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है। और यहीं पर जाकर पूर्वी रोमन एम्पायर भी डिक्लाइन हो जाएगा, उसका भी पतन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक वर्ड मैंने यूज किया, कस्तुनतुनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये पिक्चर मैं स्पेशल इसीलिए लेकर आई थी। ये पूरा का पूरा जो छोटा सा एक क्षेत्र है ना, ये कनेक्टिविटी का है, ठीक है। अगर किसी का इस जगह पर कंट्रोल हो जाए, कोई इस जगह को कॉन्कर कर ले, अपने नियंत्रण में कर ले, जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है कि जो तुर्क थे, तुर्क लोगों ने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया। जब तुर्कों ने इसको अपने कंट्रोल में कर लिया, तो अब ये यहाँ से जितना भी ट्रेड हो रहा था वो रुक जाएगा ना। अगर वो चाहेंगे तो चलेगा, अगर वो नहीं चाहेंगे तो वो रुक जाएगा। तो यहाँ बहुत बड़ा चेंज है, और वो चेंज कैसे रिफ्लेक्ट होता है कि अब यूरोप, जो पूरा का पूरा यूरोप के अलग अलग देश है ना, वो भारत से व्यापार करने के लिए, एशिया से व्यापार करने के लिए कहीं ना कहीं इस पर डिपेंड हो जाएंगे। और जो
इसके साथ में अच्छा रिलेशन नहीं मेंटेन कर पाएंगे, उनका व्यापार रुक गया, और व्यापार रुकने के बाद फिर वो नया रूट ढूंढेंगे, और नया रूट ढूंढने के ही क्रम में पता लगता है कि हाँ भाई, इस तरह अफ्रीका के चारों मूव करके आप जाइए तो यहाँ से हमारा एक ओशन रूट है जिसका वो यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सभी समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ जाते हैं। पश्चिम में रोमन साम्राज्य के पतन के सदियों बाद, अब पश्चिम में क्या चल रहा था, रोमन एम्पायर तो डिक्लाइन हो चुका है। वो कब डिक्लाइन हो चुका, उधर ही 600 के बाद ही उसका पतन चालू हो गया। तो पश्चिम में रोमन एम्पायर के पतन के सदियों बाद तक पश्चिमी यूरोप में बड़े बड़े नगरों का कोई अता पता नहीं था। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन होने के बाद से जो वहां पे हमें ट्राइबल्स दिखाई दिए, जर्मन ट्राइब दिखाई दिए, तो बोल रहे हैं कि उस जर्मन ट्राइब का जो भी अपना एक इकोनॉमी था, उस इकोनॉमी में कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे बड़े सिटीज बने, बड़े नगरों का विकास हो। तो बड़े नगर तो हमें दिखाई नहीं दे रहे पश्चिमी रोमन एम्पायर में। अब बड़े नगर नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, तो उससे क्या होगा, चाहे घरेलू व्यापार हो चाहे विदेशी व्यापार हो, उसको झटका लगेगा ना। देखो, नगरीय ढांचा है तभी ट्रेड है। जब कहीं सिटी डेवलप होती है तभी व्यापार फलता फूलता है। सिटी डेवलप होने का मतलब क्या क्राइटेरिया है, जहां पर लोग अपनी आवश्यकता के अलावा विलासिता वाली वस्तुओं का भी प्रोडक्शन करने लग जाए, है ना। मतलब ऐसी गुड्स जो कि आपकी नेसेसिटी नहीं है बल्कि आपको लग्जीरियस लाइफ प्रोवाइड करा रही है। जैसे कि पहले आपको क्या चाहिए होता है, रोटी कपड़ा मकान। जब आप इससे आगे बढ़ जाए, अलग अलग ज्वेलरी खरीदने लग जाए, फैशनेबल कपड़े खरीदे, कार खरीदे, एसी खरीदे, ये आपकी आवश्यकता तो नहीं है ना, ये तो विलासिता है। ठीक है, तो ये जब अलग लेवल के प्रोडक्शन होते हैं और लोग इस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अलग अलग काम करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, एक नगरीय ढांचा विकसित होता है। और वहां पर लोग अब अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। अब औरों के लिए आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे मतलब क्या, ट्रेड होगा ना। मतलब आपने 10 फ्रिज बनाए तो या तो आप अपने लोकल जगह पे बेचोगे या फिर दूसरे एरिया में जाकर बेचोगे। अपने जगह पर बेच रहे हो तो उससे लोकल ट्रेड डेवलप हो रहा है, और दूसरे सिटी में या दूसरे कंट्री में बेच रहे हो तो उससे क्या बोलोगे कि जो बाह्य व्यापार है या विदेशी व्यापार है उसको प्रमोट किया जा रहा है या विदेशी व्यापार फल फूल रहा है। लेकिन जब वहां पे नगरीय ढांचा ही नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर ही हमें नहीं दिखाई दे रहा है सिटी वाला, नॉर्मल लोग जितना प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन को कंज्यूम कर ले रहे हैं, बस इतना ही है कि वो अपनी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं। तो राइटर यहाँ पर यही बोलता है कि जो पश्चिमी रोमन एम्पायर था, जब वो डिक्लाइन हुआ, वहां पर जर्मन ट्राइब्स आए, तो उन जर्मन ट्राइब के आने के बाद से वहां पे कोई सिटी वाला या कोई ऐसा डेवलपमेंट हमें नहीं दिखाई दिया, जिसकी वजह से घरेलू और विदेशी व्यापार दोनों को बहुत झटका लगा। ठीक है, जिसका कारण सोने का अभाव था जो वह अफ्रीका से पाते थे तथा पूर्व के साथ व्यापार में उसका उपयोग करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और बोल रहा है राइटर कि जो पश्चिमी रोमन एम्पायर था उसके घरेलू और विदेशी व्यापार को झटका तो लग ही रहा है, उसके पास में ट्रेड करने के लिए कोई स्ट्रक्चर भी नहीं था। मतलब व्यापार आप कैसे करोगे, व्यापार आप तभी कर सकते हो ना जब आपके पास में व्यापार करने के लिए कोई एक गुड्स मौजूद हो या कोई चीज मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल उस समय कोई इंटरनेशनल करेंसी तो थी नहीं, क्या चलता होगा, आप सामान के बदले सामान लेते देते होगे, यानी बार्टर सिस्टम चलता होगा, वस्तु विनिमय प्रणाली। आपके घर टमाटर है, मेरे घर आलू है, तो हमने उसका आदान प्रदान कर लिया। मतलब मुझे चाहिए था टमाटर, आपको आलू, तो हमने दो ऐसे लोगों को एक दूसरे को सर्च करा और ये चीजें अदल बदल ली। दूसरा क्या है जो कॉमन है, हर जगह चले, मेटल। मेटल की तो हर जगह वैल्यू होती ना, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो अब मेरे पास में आपकी वाली वस्तु नहीं है लेकिन फिर भी मुझे आपका सामान चाहिए, तो मैं ऐसी चीज दूंगी ना जिसकी आपके यहाँ पर वैल्यू, और वो क्या है, मेटल होता है ना, तो मैं अपने यहाँ से गोल्ड दे दूंगी आपको, को लीजिए भाई ये गोल्ड लीजिए और बदले में मुझे सामान दीजिए। तो यहाँ पर हमें कि ये भी पॉइंट दिखाई देता है। इतिहासकार, ठीक है, यहां पर ये बोल रहा है कि यूरोप में जो ट्रेड नहीं फला फूला इस समय में, कहां पर, पश्चिमी रोमन एम्पायर वाला जो रीजन था, हालांकि वो डिक्लाइन हो गया, नगरीय ढांचा नहीं था। बोल रहे दूसरा एक और चीज वहां पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या, सोना। वो ट्रेड कैसे कर रहे थे पहले, पश्चिमी जो यूरोप वाला क्षेत्र था या पूरा यूरोप था, वो कैसे ट्रेड करता था, मेटल से ट्रेड करते थे ना। जब तक आप किसी को गुड्स दे सकते दोगे, जब गुड्स की जरूरत ही नहीं है आपके, तो आप क्या दोगे उसको, मेटल दोगे। तो यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही थी कि अफ्रीका से ये लोग पाते थे मेटल, सोना यूरोप में तो नहीं है। सोना ये लोग को कहाँ से मिलता था, अफ्रीका से मिलता था, वहां से उनको सोना नहीं मिल रहा है क्योंकि वो क्षेत्र इनके हाथ से निकल गया है। अब वहां से सोना नहीं मिल रहा है तो ये लोग व्यापार वैसे भी कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो रीजन थे जिसकी वजह से
पूर्वी जो यूरोप वाला क्षेत्र था वहां पे लगातार व्यापार का पतन हो रहा है, चाहे बात करें हम आंतरिक व्यापार की, चाहे हम बात करें बाह्य व्यापार की। ठीक है, आगे क्या बोलता है राइटर, इतिहासकार 6ठी सदी से 10वीं सदी तक के काल को अंधकार युग कहता है। कहां पर अंधकार युग? ये जो यूरोप का पश्चिमी वाला हिस्सा है ना, पश्चिमी रोमन एम्पायर जो डिक्लाइन हुआ था, यहां पर कब से लेकर कब तक? 6ठी से 10वीं सदी तक। पूर्वी रोमन एम्पायर तो इस टाइम पीरियड में फल फूल रहा है, हमने देखा बहुत अच्छे से ट्रेड कर रहा है, सब कुछ चल रहा है। इवन वो एक बोल सकते हैं कि पुल का काम कर रहा था एशिया यूरोप के बीच में ट्रेड के लिए, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन पश्चिमी रोमन साम्राज्य डिक्लाइन हुआ, और डिक्लाइन होने के बाद कोई नया हमें वहां पे स्ट्रक्चर भी नहीं दिखाई दिया। और ये कब तक चलेगा? 6th सेंचुरी से 10th सेंचुरी एडी तक लगातार हमें दिखाई दिया। और जब कोई नया व्यापार, वाणिज्य, नगरीय ढांचा कुछ नहीं हमें दिखाई दे रहा है, तो राइटर उसको क्या बोल रहा है? अंधकार युग कह रहा है। हालांकि यह कृषि के प्रसार का भी काल था। तो भाई यहाँ पर लोग सर्वाइवल के लिए कुछ तो करते होंगे ना, तो बड़े लेवल पे ट्रेड नहीं था, लेकिन एग्रीकल्चर हो रहा था, दिन पे दिन खेती बढ़ते जा रही थी। तो कृषि के प्रसार का काल था, जिसने 10वीं सदी में नगरीय जीवन के पुनरुत्थान और विदेशी व्यापार की वृद्धि का रास्ता बनाया। अब देखो बहुत ना सिंपल सी चीज है, बस ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो आपको हर जगह डेवलपमेंट का एक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा। जैसे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा था वैदिक एज के बारे में, ठीक है, या इंडस वैली सिविलाइजेशन या और भी। तो ये जो वैदिक काल था ना, इस वैदिक काल के लोग कैसे थे? ट्राइबल ही थे, आर्यंस को हम ट्राइब ही कहते हैं। जब ये यहाँ पर थे सप्त सैंधा प्रदेश में, तो इनका लाइफस्टाइल क्या था? ये बेसिकली चरवाहे थे, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, जितना प्रोडक्शन करते थे उतना उसको कंज्यूम कर लेते थे। बाद में ये वैदिक आर्यंस मूव करके कहाँ गए? गंगा वैली की साइड में गए, वहां पर वो एग्रीकल्चर करने लगे, उनकी इकॉनमी एग्रीकल्चर बेस्ड हुई, लेकिन जितना भी खेती कर रहे थे वो सब वो कंज्यूम कर लेते थे। सिंपल फॉर्म में समझिए कि 10 लोग हैं और 10 लोग इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि 10 के 10 उसे खा पी के बराबर कर दें। तो यहाँ पर क्या होगा? खेती हो रही है, 10 लोगों की जगह 15 लोग आए तो 15 लोगों ने और बड़ी जगह पर खेती की, लेकिन इतनी ही खेती की कि खा पी के उसको बराबर कर दिया, या इतना ही पशुपालन से प्रोडक्शन मिला कि खा पी के उसको बराबर कर दिया। तो यहाँ पर कभी नगरीय ढांचा आएगा क्या? नहीं। नगरीय ढांचा आने के लिए क्या चाहिए? जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ने का मतलब है कि 10 लोग हैं लेकिन कोई ऐसा तकनीक उन्हें पता लगा जिसकी वजह से 5 लोग ही 10 लोगों के लिए प्रोडक्शन कर दें, तो बाकी 5 लोग फ्री हो गए ना। उनको चिंता तो नहीं, उनको पता है मेरे लिए अनाज पैदा हो चुका है। वो 5 ही इतने काबिल है कि उन्होंने 10 लोगों का अनाज उपजा दिया है। अब ये 5 लोग जो फ्री हुए वो अलग अलग एक्टिविटी में लगेंगे, ठीक है, अलग अलग एक्टिविटी में। कोई कुम्हारी का काम करेगा, कोई बढ़ई का काम करेगा, तो इससे नगरीय ढांचा बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, जो लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, अब मेरे घर पहले 5 किलो गेहूं हो रहा था, मेरे घर 10 किलो गेहूं होगा, तो जो मुझे सुरक्षा देगा, जिसे हम राजा बोलते हैं, वो हमसे टैक्स भी ले पाएगा, टैक्स इंपोज करेगा। तो अब मैं उसको 2 किलो गेहूं देने की स्थिति में पहुंच पाऊंगी ना, कि चलो 2 किलो मैं गेहूं दे रही हूँ, आप मेरी सुरक्षा कर रहे हैं ना। फिर जब उसके पास में एक प्रॉपर टैक्स पहुंचेगा तो वो क्या कर पाएगा? एक प्रॉपर राजतंत्रीय व्यवस्था स्थापित करेगा, जैसे कि सेना रखेगा, अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करेगा, अन्य काम करेगा। जब ये सारी एक्टिविटी होंगी ना, तब मिला जुला कर आप बोलोगे कि अच्छा अब नगर बन रहा है। तो राइटर यहाँ पर ये बोलता है कि भले ही 6th सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक वो टाइम पीरियड था जब हमें कोई नगर नहीं दिखाई देते हैं। पश्चिमी रोमन एम्पायर जो डिक्लाइन हुआ उसके बाद से कोई यहाँ पे नगर नहीं दिखाई दिया, कोई व्यापार नहीं हो रहा है, पूरी तरह से बोल सकते हैं कि व्यापार ठप हो गया। लेकिन इस समय पे लगातार यहाँ कृषि हो रही थी, ओके, और वो जो कृषि थी वो धीरे धीरे फैलती गई और इतना ज़्यादा एग्रीकल्चर हुआ कि प्रोडक्शन बढ़ रहा था, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ने लग गई। और ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी, इसी ने बेस तैयार किया 10th सेंचुरी के आसपास कि उस पर क्या हो सके, नगरों का विकास हो सके। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है, राजतंत्र आएगा, टैक्सेशन सिस्टम आएगा, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी आएगी, पूरा का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर डेवलप होगा, लोग अलग अलग एक्टिविटी में लगेंगे और फिर क्या बन जाएगा? नगर बन जाएगा। तो भले ही खुद उस समय नगर नहीं रहा, लेकिन हाँ, नगर के बनने में इन 400-500 सालों का जो एग्रीकल्चर था ना,
एग्रीकल्चर इकॉनमी, उसने बहुत हेल्प किया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा है ये इसी तरह का कॉम्प्लेक्स टाइप का, क्योंकि हमने ये चैप्टर्स पढ़े नहीं है, ये हमारा वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन जितना दिया है उसी को समझ के अभी आगे चलना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इतिहासकार बोलता है कि 6ठी से 10वीं सदी तक का जो काल है वो अंधकार युग कहा जाता है। हालांकि ये अंधकार युग भी वो टाइम पीरियड था जो नए प्रकाश में युक्त के लिए बेस तैयार कर रहा था, ठीक है। आगे 12वीं सदी और 14वीं सदी के बीच पश्चिमी यूरोप एक बार फिर समृद्ध हुआ। अब बोल रहे कि वापस से पश्चिमी यूरोप, जो कि 6th सेंचुरी एडी में निपट चुका था, वो वापस से पावरफुल होगा, वो वापस से वहां पे इकोनॉमिक हमें डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो 12वीं और 14वीं सदी के बीच जो पश्चिमी यूरोप था वहां पे समृद्धि आई, विज्ञान प्रौद्योगिकी की वृद्धि आई, नगरों का प्रसार हुआ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनेंगी। तो वो जो ग्राउंड तैयार हो रहा था ना, वो ग्राउंड कब तैयार होके फाइनली हमें दिखाई देता है 12th सेंचुरी एडी के आसपास, और 1100 के आसपास हमें दिखाई देता है ये जो पश्चिमी यूरोप वाला हिस्सा था, यहाँ पर व्यापार होगा, वाणिज्य होगा, नगर बनेंगे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनते हैं, यानी कुल मिला के यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे पिक्चर्स को देखिएगा। यही है आपका वो जिस पर हम इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं। कहाँ से स्टोरी लेकर आए थे हम, 6th सेंचुरी एडी से लेकर आए, ठीक है। पहले पार्टीशन हुआ, ठीक है, पूर्वी रोमन एम्पायर चलता गया, कब तक चलेगा, 15वीं शताब्दी तक चलेगा। 15वीं शताब्दी पे जब बाइजेंटीन जो है इस पर कंट्रोल कर लेंगे कौन, तुर्की, तब जाके इसका जो है बाइजेंटीन एम्पायर है या पूर्वी रोमन एम्पायर है, ये खत्म हो जाएगा। इवन यहाँ से होने वाला ट्रेड भी रुक जाएगा। इसका क्या स्टेटस है, ये 6th सेंचुरी के कुछ समय बाद ही डिक्लाइन हो गया। किसकी वजह से, जर्मन ट्राइब्स के अटैक की वजह से, ओके। लेकिन ये 6 से लेके 10th सेंचुरी तक हमें यहाँ पे कोई बड़ी एक्टिविटी नहीं दिखती है। अंधकार युग भले बोल दिया, लेकिन एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी हमें यहाँ दिखाई दी, और उसका बेनिफिट क्या मिला कि 12th सेंचुरी से 14th सेंचुरी में यहाँ पर हमें बड़े लेवल पर डेवलपमेंट दिखाई दिया। ओके, यहाँ तक सभी के समझ में आ गया। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फ्यूडलिज्म का उदय। अब यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है फ्यूडलिज्म, या फिर इसको सामंतशाही कहते हैं। क्या है सामंतशाही, क्या है फ्यूडलिज्म, दोनों के कंटेक्स्ट में हमें देखना होगा, इंडिया के कंटेक्स्ट में भी और यूरोप के कंटेक्स्ट में भी। सबसे पहले इंडिया वाला समझ लेते हैं, क्योंकि भारत का तो आप पूरा पढ़कर आए हो ना, सामंती व्यवस्था हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री में। वो जो प्लेलिस्ट है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री RS शर्मा वाली, उसको अच्छे से देखिएगा, वहां पर हमने भारत की सामंती व्यवस्था के बारे में बहुत डिटेल से जाना था। क्या थी भारत की सामंती व्यवस्था, सबसे पहले हमें दिखाई देता है मौर्यन टाइम पीरियड में, यानी ये रहा आपका जीरो के लगभग 300 साल पहले हमें मौर्यन किंगडम दिखाई देता है। मौर्यंस के टाइम पीरियड में हमें दिखाई दिया कि बड़े लेवल पर किसको, शूद्रों को जमीन दी जा रही थी। किस लिए दी जा रही थी कि भाई ये जाकर इन बंजर भूमि या ये जो जंगली क्षेत्र है यहाँ इनकी सफाई करे, यहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट करे, खेती करे। जैसे जैसे खेती करेंगे प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो राज्य उस पर टैक्स इम्पोज करेगा। अब टैक्स मिलेगा राज्य को तो राज्य बड़ी सेना रखेगी, राज्य अलग अलग लेवल पर डेवलपमेंट का काम कर सकती है, सड़क बना सकती है, सिंचाई के नहर बना सकती है, लोगों की शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है। ये सब के लिए राज्य को पैसा चाहिए ना, और राज्य पावरफुल तभी होगा ना जब उसकी इकॉनमी स्ट्रांग रहेगी, और इकॉनमी का बेस्ड उस समय क्या था, एग्रीकल्चर ही था। तो मौर्यंस ने बड़े लेवल पर इस तरह से भूमि पर शूद्रों को बसाया ताकि वो खेती कर सके, और जब वो खेती करेंगे, ठीक है ओके, तो जब वो खेती करेंगे, मौर्यंस जो है जब वो हमें खेती करते हुए दिखाई देते हैं, सॉरी मौर्यंस जो है हमें पता लगता है कि उनके इस जमीन पर, मौर्यंस ने इन जमीनों पर शूद्रों को बसाया। तो पहली बार जो इस तरह से जमीनें जो है ना वहां पे लोगों को बसाया जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर अभी कोई बिचौलिया नहीं है। आगे आते हैं हम सातवाहनास के टाइम पीरियड में, है ना, जब सातवाहन हमें दिखाई देते हैं इस वाले रीजन में, ये जो क्षेत्र था यहाँ पर हमें सातवाहनास दिखाई देते हैं, ठीक है। लगभग हम मानकर चलते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है 1st से लेकर 3rd सेंचुरी एडी तक था। तो सातवाहन जब आए तो इन्होंने इनडायरेक्ट
ग्राउंड लेवल पर आम लोगों को नहीं, बल्कि इन्होंने बिचौलिए बिठाने चालू किए। यानी सातवाहनास जो हैं, इनके द्वारा हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण्स थे और जो क्षत्रिय थे, इनको क्या दी जा रही थी? भूमि दी जा रही थी। ठीक है, जो ब्राह्मण से उन्हें भूदान दिया जा रहा था, जमीन गांव बड़े लेवल पर दिया जा रहा था, और इनको जो जमीन दी जा रही थी, इनको राइट दिया जा रहा था कि आप उस जमीन पर क्या कर सकते हैं, मालिकाना हक मिल गया, आप उस जमीन पे खेती कराइए, आप उस जमीन से टैक्स रेवेन्यू जो मिल रहा है उसको कलेक्ट करिए। समझ में आ रहा है? यानी कि अब पहली बार बिचौलिया आया। ठीक है, ये बिचौलिया जो आ रहा है, यही सामंतशाही व्यवस्था को आगे दिखाएगा भारत में। कब दिखाई देता है? गुप्तास के टाइम पीरियड में बड़े लेवल पर। तो जब आगे हम देखते हैं, गुप्तास का टाइम पीरियड आता है, लगभग हम मानकर चलते 319 ईस्वी में, चंद्रगुप्त फर्स्ट के टाइम पीरियड में हमें गुप्ता किंगडम पावरफुल होते हुए दिखाई देता है। तो जब गुप्तास रूल करते हैं ना, तो यही बिचौलिए जिनको पहले रेवेन्यू राइट दिया था, अब इनके पास में मिलिट्री राइट्स भी आ जाएंगे। यानी अब जब इनको जमीन दी गई, या जिनके पास जमीन थी, जो अभी तक टैक्स रेवेन्यू निकाल रहे थे, वो अब अपनी सेना भी रख सकते हैं वहां पे। यानी कि अब लॉ एंड ऑर्डर भी उन्हीं के हाथ में दे दिया, आप ही लोग कानून व्यवस्था यहाँ पर मैनेज करिए। अब जब लॉ एंड ऑर्डर इनके हाथ में आ जाएगा, यानी ये सेना भी अपनी रख सकते हैं उस क्षेत्र के उस क्षेत्र को मैनेज करने के लिए। तो अब उसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि राजा का रोल तो खत्म ही हो गया ना उस जमीन पर। उसका ना तो मालिकाना हक बचा, ना ही कोई मिलिट्री राइट बचा, ना कोई सिविल राइट बचा। अब यही वहाँ पे पूरा मैनेज कर रहा है। अब ये जब मैनेज करता है, धीरे धीरे पावरफुल होता है, अपनी सेना रखनी चालू कर देता है, तो ये इतना पावरफुल हो जाता है कि कई बार राजा के खिलाफ खड़े हो जाता है, राजा के खिलाफ विद्रोह कर देता है। और यही जो बिचौलिया होते हैं, यही सामंती व्यवस्था के मूल होते हैं। ठीक है, इन्हें सामंत कहा जाता है। तो भारत में हमें सामंती व्यवस्था में इस तरह का ढांचा दिखाई देता है। ऊपर होता है राजा, ठीक है, बीच में हमें जो सामंत दिखाई देते हैं, बेसिकली ये सामंत जनरली हमें कौन दिखाई देते हैं? ब्राह्मण्स और क्षत्रिय दिखाई देते हैं। ठीक है, ये ब्राह्मण और क्षत्रिय वो हुआ करते थे जो राजा के साथ उसके राजधानी में, कैपिटल में, कोर्ट में बैठा करते थे। ठीक है, राजा इन क्षत्रिय अपने जो दरबार के जो ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, उनको ऐसी बहुत सारी भूमियां दिया करता था। ठीक है, तो ये वहां बैठकर कहीं और अपनी जमीन जो है उसको खेती करवाते थे, और वहां पर अपना सिविल मिलिट्री राइट यूज करते थे। और यहां पर कौन होते थे? आम लोग, जो खेतीहर लोग होते थे। वो कौन हो सकते थे? वो शूद्र हो सकते थे। वो कौन हो सकते थे? वो वैश्य हो सकते थे। और ये लोग क्या करते थे? वहां पर खेती करते थे, मजदूरी करते थे। समझ में आ गया? तो भारत का फ्यूडलिज्म कुछ इस टाइप का था। डन, सभी के क्लियर हो गया? तो भारत का फ्यूडलिज्म कैसा था? राजा के दरबार के क्षत्रिय, ब्राह्मण, इन सबको, या जो उनके राज्य से संबंधित जो ये लोग थे, इनको भूमि प्रदान की जाती थी। वो वहाँ पे सिविल राइट यूज करते थे, मिलिट्री राइट यूज करते थे, बहुत पावरफुल वो होते थे। लेकिन वो दूर से उस क्षेत्र का मैनेजमेंट करते थे। ठीक है, और वहाँ पर आम लोग जो काम करते थे वो कौन होते थे? शूद्र या वैश्य होते थे, जो वहाँ पे खेती करते थे। डन, सभी के समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। और ये किस तरह से डेवलप हुई वो भी हमने देख लिया। अब यूरोप के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा हम बात करते हैं। यूरोप में जो है बड़ी हायरार्की हमें दिखाई देती है फ्यूडलिज्म के कंटेक्स्ट में। अगर आप यूरोप का फ्यूडलिज्म देखो तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे दिखाई देते कौन? किसान या पीजेंट जिसे आप बोलते हैं। जो यूरोप का फ्यूडलिज्म था, जहां पर आम लोग जो खेती करते थे, वो बेसिकली कौन हुआ करते थे? आप मानकर चलिए वो स्लेव थे या वो गुलाम थे। भारत में गुलाम नहीं थे। भारत में वर्ण व्यवस्था के तहत वो शूद्र और वैश्य कैटेगरी से थे, लेकिन वो गुलाम नहीं थे। लेकिन यहाँ पर क्या थे? ये जो आम लोग होते थे जो खेती करते थे, सबसे नीचे हायरार्की में आते थे। ये पीजेंट यूरोप में गुलाम हुआ करते थे जिनसे खेती कराई जाती थी। इन गुलाम के ऊपर कौन होते थे? नाइट्स होते थे। नाइट बेसिकली कौन होते थे? जो इनसे खेती का काम करवाते थे। ओके, मतलब वो गुलाम है तो उसको मैनेज करना पड़ेगा, तो उसको मैनेज जो करे उनको हम नाइट कहा करते थे। ठीक है, और ये नाइट्स किसके अंडर में होते थे? लॉर्ड या नोबल्स के अंडर में होते थे। इनके ऊपर कौन बैठता था? लॉर्ड बैठा करता था। ठीक है, तो लॉर्ड जो है उसकी बेसिकली जमीन हुआ करती थी। वो नाइट्स के थ्रू उस जमीन पर
गुलामों से क्या करवाते थे, खेती करवाते थे। समझ में आ गया? तो गुलामों से खेती करवाने का काम नाइट्स करते थे, और नाइट्स किसकी जमीन पे खेती करवाते थे, लॉर्ड्स की जमीन पर खेती करवाते थे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इन लॉर्ड्स के ऊपर क्या होता था, तो यूरोप में ऐसे बहुत सारे लॉर्ड्स होते थे, उनके ऊपर क्या होता था, किंग होता था। ओके, राजा के अंडर में ऐसे बहुत सारे लॉर्ड्स होते थे जिनको जमीनें दी जाती थी। वो लॉर्ड्स जमीन पर खुद नहीं, नाइट्स को असाइन करते थे कि इस जमीन पर तुमको खेती करानी है, और वो नाइट्स गुलामों के थ्रू उन पर खेती कराया करते थे। सबको क्लियर है? और इन सब में सबसे ऊपर कौन होता था, चर्च होता था। यानी राजा से भी ज्यादा पावरफुल हमें इनिशियली चर्च दिखाई देते हैं, यानी चर्च का मुखिया पोप दिखाई देते हैं। तो ये जो हायरार्की हमें यूरोप में दिखाई देती है ना, इसको हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं, यूरोप वाला। और भारत वाला फ्यूडलिज्म क्या था वो आप देख चुके हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक मेजर डिफरेंस क्या है कि भारत में जो सामंतशाही व्यवस्था थी उसमें हमें गुलाम नहीं दिखाई देते हैं, शूद्र और वैश्य दिखाई देते हैं, जो आम लोग खेती का काम कर रहे थे। तो हमारे यहाँ के जो पीजेंट थे वो शूद्र और कौन थे, वैश्य थे। उनके आगे कौन थे, स्लेव थे। क्लियर हो गया? हमारे यहाँ पर ये लॉर्ड्स नाइट ये दो नहीं बल्कि एक ही स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको आप बोलते हैं सामंत। और वो सामंत किस बेस पर थे, यहाँ पर किस बेस पर थे, यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ण व्यवस्था वाला सिस्टम ही नहीं है। भारत में ये वर्ण बेस्ड थे ज्यादातर। आप देखते हो किसको मिलता था ये राइट जो भूमिदान दिया जाता था, ये ब्राह्मण्स को दिया जाता था या फिर क्षत्रिय को दिया जाता था। क्लियर हो गया? एक और हमें मेजर डिफरेंस दिखाई देता है क्या, कि जो यूरोप के ये जो लॉर्ड्स होते थे ना, ये अपनी भूमि पर जाकर किला लगा लेते थे, यानी जो इनकी जमीन थी उसी जमीन पर ये रहते थे। भारत के सामंती व्यवस्था में इसका एब्सेंस पाया गया है, क्योंकि भारत में जो सामंती व्यवस्था थी वहां पर हम देखते हैं कि जो क्षत्रिय थे या जो ब्राह्मण थे जिनको जमीन मिली वो उस जमीन में जाके रहते नहीं है, वो वहां पर इनके थ्रू खेती करवाते। रहते कहाँ है, ज्यादातर कैपिटल सिटीज में। ओके, राजा के दरबार में वहां वो रहा करते थे, यानी इनका अपने जमीन पर एब्सेंस होता था। तो ये अपनी जमीन पर उस लेवल पर फोकस नहीं करते थे जितना ये उस जमीन पर रहकर करते थे। ये किसी वर्ना सिस्टम के बेस पर नहीं थी, ये वर्ना सिस्टम के बेस पर हमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। अब थोड़ा सा किताबी भाषा में हम पढ़ लेते हैं क्या बोलना चाहता है। फ्यूडलिज्म का उदय, रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद पश्चिमी यूरोप में एक नए प्रकार के समाज और नई शासन व्यवस्था का जन्म हुआ, इसे ही फ्यूडलिज्म कहा गया। अब जब भी पश्चिमी रोमन साम्राज्य की बात कहेगा तो आपको, या पश्चिमी यूरोप की बात करेगा तो आपको कोई डाउट तो नहीं है ना, बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि यूरोप दो हिस्सों में बटा, ये पूर्वी कहलाया और ये पश्चिमी कहलाया। तो भाई पूर्वी में तो सारी चीजें अच्छे से चल ही रही है ना, कब तक जाएंगी, 15th सेंचुरी एडी तक जाएंगी। गड़बड़ किधर है, पश्चिम वाले में। पश्चिम में डिक्लाइन हुआ पश्चिमी रोमन एम्पायर का, और यहां पर क्या आ गए बच्चों, ट्राइब आ गए, जनजातीय लोग आ गए। और वो जो जनजातीय लोग आए, उन जनजातीय लोगों के द्वारा यहां पर क्या किया गया, खेती की गई, कृषि हुआ, और ये धीरे धीरे कृषि जो अर्थव्यवस्था है इसी का प्रसार होता रहा, फलता फूलता रहा। और एक वो टाइम हमें दिखाई देता है जब पता लगता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ गया, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, और प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बाद धीरे धीरे राजतंत्र आया। तो किंग आया, उसके नीचे लॉर्ड्स आए, उसके नीचे नाइट्स आए, और नाइट्स के नीचे स्लेव्स आए। और ये पूरी हायरार्की डेवलप हुई कहाँ पर, इस जगह पर डेवलप हुई जहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड थी। तो ये ही व्यवस्था जो पश्चिमी यूरोप में हमें विकसित होते हुए दिखाई देती है, इसको ही हम फ्यूडलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ, उसके बाद पश्चिमी रोमन साम्राज्य में एक नए प्रकार की समाज और शासन व्यवस्था दिखाई दी, जिसे फ्यूडलिज्म बोल रहे हैं। समाज और शासन व्यवस्था इसलिए बोल रहा है क्योंकि ये फ्यूडलिज्म एक्चुअली वहां का समाज भी बांट रहा है। ओके, सबसे ऊपर पोप, फिर लॉर्ड, फिर नाइट, सबसे ऊपर पोप, फिर किंग, फिर लॉर्ड, फिर नाइट, फिर पीजेंट। तो वहां का सामाजिक व्यवस्था इस पर बटा हुआ था। इंडिया में इस पे ऐसा इंपैक्ट नहीं पड़ा। इंडिया का जो सामंती व्यवस्था था उससे समाज नहीं बटा, हमारा समाज ऑलरेडी बटा हुआ था वर्ण व्यवस्था पर। तो भारत की सामंती व्यवस्था ने समाज को नहीं बांटा था। ठीक है, सभी के समझ में आ रहा है। लेकिन इनकी सामंती व्यवस्था एक्चुअली समाज में भी एक हायरार्की क्रिएट कर रही है। तो ये बोल रहा है कि नई शासन व्यवस्था और नई सामाजिक व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे फ्यूडलिज्म कहा गया। इस समाज में सबसे शक्तिशाली वे सरदार थे जो अपने सैनिक अनुयायियों के बल पर बड़े बड़े
इलाकों पर हावी थे तथा राजा एक अधिक शक्तिशाली सामंत जैसा होता था। बोल रहे कि सामंती व्यवस्था में यही है कि कौन छोटा सामंत, कौन कौन बड़ा सामंत। सबसे नीचे नाइट्स है जो कि अपने सेना की मदद से इनसे खेती करवा रहा है अपने डंडे के दम पर। इसके ऊपर लॉर्ड बैठा हुआ है, वो इनको कंट्रोल कर रहा है, और इसके ऊपर किंग बैठा हुआ है। ये जितना वसूलेगा उसका कुछ रख के इसको देगा, ये उसका कुछ रख के इसको देगा। मतलब एक सभी तो सामंत का ही काम कर रहे हैं ना, एक छोटा, एक उसके बड़ा, एक उसके बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सरदार जो होते थे वो छोटे सामंत होते थे, राजा एक अधिक शक्तिशाली सामंत होता था, ठीक है। आगे राजतंत्र और मजबूत हुआ। धीरे धीरे जब हमें दिखाई देता है मोनार्की सिस्टम और पावरफुल हुआ और सरदार की शक्ति पर अंकुश लगने लग जाएंगे धीरे धीरे, जो बराबर आपस में लड़कर अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते थे। अब जो यूरोप का फ्यूडलिज्म था वहां पर हमें आगे दिखाई दिया कि जैसे जैसे राजा पावरफुल होगा, जब राजा के पास शक्ति आएंगी तो राजा किन पर कंट्रोल करेगा, उन पर कंट्रोल करेगा, चाहे वो नाइट्स हुए चाहे वो लॉर्ड्स हुए, जो कि आपस में भिड़ रहे हैं ना। कई सारे लॉर्ड्स हैं, उनके पास अपनी अपनी जमीन है, पावर को लेकर, सुप्रीमेसी को लेकर अब उनके बीच में लड़ाई हो रही है, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, आपस में भिड़ जा रहे हैं। अब इस भिड़ने से क्या होता है, कहीं ना कहीं लॉस होता है ना। तो जब किंग पावरफुल होगा तो वो इस चीज को मैनेज कर पाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में जब सामंती व्यवस्था आई तो किंग वीक हुआ था, वीक होने के बाद से ये पावरफुल हुए थे, ये इतने पावरफुल थे कि किंग को रिप्लेस तक कर सकते थे, और किया भी है, जिसके बारे में हमने पढ़ा। वर्धन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी की जिसने नींव रखी थी वो खुद कौन थे, कुशांस के सामंत कहे जाते थे। तो भारत में ये ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे क्या था, सामंती व्यवस्था स्थापित करने के बाद ये आपस में भी भिड़ते रहते थे। ये इतना भिड़ जाते थे कि भाई जब राजा पावरफुल हुआ तो उनने इन पर कंट्रोल करना चालू किया धीरे धीरे, और राजतंत्र वहां पर ज्यादा मजबूत हो रहा है, ठीक है। तो आगे राजतंत्र मजबूत हुआ और ये सरदार की शक्ति पर अंकुश लगे, ठीक है, जो आपस में लड़कर अराजकता की स्थिति उत्पन्न करते थे। राजा सरदारों को अपना वेसल अधीनस्थ बनाकर अपने प्रति निष्ठा दिलवाता था और बदले में कब्जे वाले इलाकों पर उनकी फीस देता था। ये थोड़ा सा टर्म याद रखना है, वेसल, फीफ, ये सब आप पढ़ सकते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ने को मिलेगा। बेसिकली राजा जो है ना, जितने भी उसके सरदार जिनको जमीनें आवंटित की जाती थी, उनको अपने प्रति निष्ठा दिलाता था कि तुम मेरे अधीन हो, ठीक है। आप इसकी एक तरह से निष्ठा धारण करिए, शपथ लीजिए कि आप मेरे अधीन हो, और अब आप क्या बन गए हो, मेरे वेसल बन गए हो, ठीक है। अब जब आप मेरे वेसल बन चुके हो, ठीक है, तो अब मैं आपको क्या दे रहा हूं, इस जमीन पर फीफ दे रहा हूं, ये जो जमीन है ना इस पर आपको अधिकार दे रहा हूं। तो वेसल टर्म किसके लिए यूज किया जा रहा है, सरदारों के लिए, जो राजा के लिए काम कर रहे हैं सामंती व्यवस्था में, और फीफ उस जमीन के लिए यूज किया जा रहा है जो उनको दिया जाता था, उस पर अधिकार के लिए। ये सरदार अपने वेसल नियुक्त करते थे और अपनी फीफ का एक भाग उन्हें देते थे। अब बोल रहा है कि राजा सरदारों को अपना वेसल या अधीनस्थ बनाकर अपने प्रति निष्ठा दिलाता था, और ये खुद भी, ये जो सरदार होते थे, ये भी अपने अंडर में एक को नियुक्त करें जिनको वेसल कहते थे, और उनको अपनी फीफ का एक भाग देते थे कि भाई मैं तुम्हें ये जो मेरा जमीन है इसका एक हिस्सा दूंगा, बदले में तुमको मेरे लिए काम करना होगा। क्या काम करना होगा, बदले में इस जमीन की खेती करवानी होगी, ठीक है। इस तरह फ्यूडल व्यवस्था में शासन पर एक भूस्वामी कुलीन वर्ग का वर्चस्व था तथा यह कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बन गया। और धीरे धीरे पता लगता है कि ये जो फ्यूडल सिस्टम दिखाई देता है ना यूरोप का, धीरे धीरे ये मतलब पैतृक बनने का मतलब है कि हेरिडिटरी बेस्ड बन जाएगा। यानी पहले तो क्वालिटी बेस्ड दिया जा रहा था, बाद में कि जिसके पास है आगे उसका बच्चा, आगे उसका बच्चा, उनको इस तरह से सुपुर्द किया जाएगा। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो ये पूरी हायरार्की है जिसमें हमें मेजर 4 सेक्शन दिखाई देते हैं यूरोप में। नीचे किसान, उसके ऊपर नाइट्स, नाइट्स के ऊपर लॉर्ड्स, लॉर्ड्स के ऊपर किंग, सबसे बड़ा यही होता था, ठीक है। ये इसे अपना वेसल बना रहा है, ये इसे अपना वेसल बना रहा है, ये इसको जमीन यानी फीफ दे रहा है अधिकार, ये इसको उसका एक हिस्सा दे रहा है, और ये फिर सबसे नीचे काम करा रहा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स और यूज हो रहे हैं फ्यूडल व्यवस्था में। जैसे आपने पढ़ा ना वेसल कौन होते हैं, अब आपको समझ में आ गया वेसल कौन होते हैं, फीफ क्या होती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। 2 टर्म और यूज होते हैं फ्यूडल व्यवस्था में, जिसको हम बोलते हैं सर्फडम और मेनर प्रणाली। सर्फडम और मेनर प्रणाली क्या होती है, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सर्फ ऐसा किसान होता था, वेसल किसकी बात कर रहा है, इनको हमने बोल दिया वेसल,
चाहे आपके लॉर्ड्स हो गए, चाहे आपके नाइट्स हो गए, ठीक है। अब इस पर आ जाओ, ये लोग जो होते थे ना, जो गुलाम होते थे, जो स्लेव होते थे, जिनसे खेती कराई जाती थी, सिर्फ एक ऐसा किसान होता था, सिर्फ एक ऐसा किसान होता था जो जमीन जोतता और बोता था, लेकिन अपने सरदार की आज्ञा बिना ना पेशा बदल सकता था, ना अन्य इलाकों में बस सकता था, ना शादी कर सकता था। भारत के फ्यूडलिज्म में ऐसा नहीं था। भारत में जो नीचे पीजेंट होता था वो शूद्र और वो वैश्य होते थे, जिनको खेती के लिए केवल बाध्य किया जाता था, बाकी कुछ नहीं। शादी करो, दूसरी जगह बसो, छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। क्योंकि यूरोप का जो फ्यूडलिज्म था, इसमें पीजेंट कौन होते थे? स्लेव होते थे। इनको ही सर्फ कहा जाता था। और सर्फ जो भी बनते थे, जो यहाँ पर खेती करते थे, वो केवल किसान नहीं होता था, वो एक ऐसा किसान होता था जो पूरी तरह से गुलाम है। ना वो उसको अपने मन से शादी का अधिकार था, ना जाने का वहां से अधिकार था, ना काम बदलने का अधिकार था। ये था यूरोप का फ्यूडलिज्म। और ये जो स्लेव्स थे ना, जो खेती करते थे, इनको कहा जाता था सर्फ। स्लेव्स और भी बहुत सारे टाइप के होंगे, लेकिन सर्फ केवल उनको कहा जा रहा है जो नीचे ये खेती करने का काम करें। तो सर्फ डम सिस्टम सबको समझ में आ गया। आगे बढ़ जाते हैं। मेनर सिस्टम क्या था? मेनर वह किला या हवेली होती थी जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था। जैसा मैंने अभी बोला कि भारत में यह व्यवस्था नहीं थी। भारत में जो भी ब्राह्मण क्षत्रिय होते थे, जिनको वो भूमि दी जाती थी, वो उस जमीन पे जाके रहते नहीं थे। लेकिन यूरोप में क्या व्यवस्था थी कि अगर ये जमीन मिला है किसी वेसल को, किसी सरदार को, तो वो सरदार खुद इस जमीन में जाकर अपना एक किला बना लेता था, जहां पर वो रहता था। और मेनर इसी किले को कहा जाता था। समझ में आ गया है कि वो खुद सरदार उस जगह जाकर किला बनाएगा, रहेगा, और इसके आसपास की जितनी जमीन है उसकी होगी, और उस पर वो खेती करवाता है। किससे? सर्फों के माध्यम से। तो ये लॉर्ड हो सकता है, लॉर्ड नाइट्स के माध्यम से सर्फ से खेती कराएगा। और जिस जगह पर वो रहता था ना, उसी जमीन के अंदर जो किला बनता था, उस किले को मेनर कहा जाता था। ठीक है, तो मेनर वह किला या हवेली होता था जहां लॉर्ड या स्वामी रहता था। भूमि जुताई लॉर्ड सीधे अपनी निगरानी में अपने सर्फों की सहायता से करता था, और ये सर्फ अपने खेतों के अलावा लॉर्ड के खेतों को जोतने बोने के लिए बाध्य होते थे। यानी कि जिस पर ये रहता था ना, खुद मेनर, इस जमीन पर भी ये सर्फ खेती करते थे। ठीक है, और जो जमीनें सर्फों को दी जाती थी कि तुमको यहाँ खेती करनी है, वहां तो वो करते ही थे। ये इनको एडिशनल करना होता था। सबके समझ में आ गया? आई होप आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कानून व्यवस्था, न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी भी मेनर के लॉर्ड पर होती थी। इसी किले का जो मालिक था, इनके पास में ये राइट हुआ करता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस तरह का जो स्ट्रक्चर था, ये था। यहाँ पर एक और चीज हमें दिखाई देती है कि इंडिया में जब सामंती व्यवस्था आई, तो सामंती व्यवस्था से नगर प्रमोट नहीं हुआ, ग्रामीण व्यवस्था का प्रसार प्रचार हुआ। लेकिन यूरोप में जो फ्यूडलिज्म आया, उसने सिटीज को प्रमोट किया, क्योंकि खुद यहाँ जाके लॉर्ड बैठ रहा है। जो लॉर्ड जहाँ बैठ रहा है ना, वो वहीं बैठ के क्या कर रहा है? आसपास में खेती करवा रहा है। तो धीरे धीरे यहीं पर हमें एक ऐसा इकोनॉमी दिखाई देगा जो कि अर्बनाइजेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बता रहे हैं यहाँ पर राइटर? कुछ इतिहासकारों के अनुसार सर्फडम प्रथा, सर्फडम सबको पता है, सर्फ कौन कहलाते थे? जो स्लेव्स होते थे, जो खेती करते थे। ठीक है, और मेनर व्यवस्था क्या हो गई? आपको पता लग गया ना, जहां पर खुद जो खुद लॉर्ड होता था, वो अपनी ही जमीन पर जो किला बना के रहता था, उसको क्या कहा जाता था? मेनर कहा जाता था। और उस पूरे सिस्टम को मेनर व्यवस्था कहते थे। तो कुछ ऐसे भी हिस्टोरियंस हैं जिनका मानना है कि सर्फडम प्रथा और मेनर व्यवस्था फ्यूडलिज्म के अभिन्न अंग थे, इसलिए जिन समाजों में इनका वजूद नहीं है, वहां पर फ्यूडलिज्म की बात करना गलत है। ओके, ऐसा बोलते हैं कुछ हिस्टोरियंस कि फ्यूडलिज्म का मतलब ही है, सामंती व्यवस्था का मतलब ही है कि जहां पर लॉर्ड, जिसको जमीन दी जाती है, जैसे अगर भारत में क्षत्रिय और ब्राह्मण को दिया जाए, और भारत के जो क्षत्रिय ब्राह्मण है वो उस जमीन पर रहे नहीं किला बनाकर, ओके, और जो खेती है जिससे करा रहे हैं वो स्लेव ना हो। स्लेव मतलब वो व्यक्ति जिसको शादी का अधिकार ना हो, जिसको काम बदलने का अधिकार ना हो, जिसको बिना पूछे कोई काम करने की अनुमति ना हो, अगर ये सर्फ ना हो ऐसे वाले, और ये मेनर व्यवस्था ना हो, तो फ्यूडलिज्म है ही नहीं, ऐसा कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। फ्यूडलिज्म बेसिकली उसका कैरेक्टर क्या है? फ्यूडलिज्म बेसिकली ये कि
जो पूरा का पूरा एक हायरार्की बना हुआ है जहां पर लोगों को असाइन किया जा रहा है जमीन और वो लोग उस पर खेती करवा रहे हैं किसी तीसरे पर्सन से, उनसे रेवेन्यू वसूल रहे, उसका कुछ हिस्सा खुद रख रहे, फिर आगे बढ़ा रहे, फिर खुद रख रहे, फिर आगे। ये उसका कोर है। इसमें सर्फडम या मेनर प्रणाली के एब्सेंस से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, थोड़ा सा बस कैरेक्टर चेंज हो जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा फेडरलिज्म, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा फेडरल स्ट्रक्चर, संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। जैसे कि यूएस का फेडरलिज्म अलग है, इंडिया का फेडरलिज्म अलग है। यूएस का फेडरलिज्म किस टाइप का है? जहां पर स्टेट ज्यादा पावरफुल है। इंडिया का फेडरलिज्म किस टाइप का है? जहां पर सेंटर ज्यादा पावरफुल है। हालांकि फेडरलिज्म का कंसेप्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ था? यूएस से ही आया था। लेकिन यूएस से ही चाहे फेडरलिज्म का कंसेप्ट आया, इसका मतलब ये नहीं कि अगर उससे वेरी करने वाला फेडरलिज्म होगा तो फेडरलिज्म नहीं माना जाएगा। नहीं, आपका फेडरलिज्म आपके देश के हिसाब से ऐसा है जहां पर स्टेट पावरफुल है। इंडिया का जो पूरा एक सिस्टम है उसके हिसाब से एक ऐसे फेडरलिज्म की जरूरत थी जहां पर सेंटर ज्यादा पावरफुल है। एग्जैक्टली ऐसे ही यूरोप में स्लेव सिस्टम था, तो उसके हिसाब से वहां पर जो ग्राउंड लेवल पर किसान है, पीजेंट है, वो स्लेव अपॉइंट किए जा रहे हैं। और इंडिया में क्या था? वर्ण सिस्टम था, तो वर्ण सिस्टम के हिसाब से शूद्र और वैश्य दिए जा रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि फ्यूडलिज्म का मतलब ही है सर्फडम और मेनर प्रणाली। जो कैसे पॉसिबल है? इसलिए जिन समाजों में इनका वजूद नहीं, वहां पे फ्यूडलिज्म था नहीं, तो इसका मतलब क्या इंडिया में फ्यूडलिज्म नहीं था? नहीं था, सामंती व्यवस्था था। हम पढ़ कर आए हैं, भारत में ना तो सर्फडम प्रथा थी और ना ही मेनर व्यवस्था थी। मतलब हमारा जो क्षत्रिय और ब्राह्मण था वो अपने ही जमीन पे किला बना के तो रहता नहीं था, और ना वो जो खेती करते थे वो स्लेव हुआ करते थे। लेकिन स्थानीय भूस्वामी तत्व, सामंती व्यवस्था, फ्यूडल सरदारों की अनेक शक्तियों का इस्तेमाल करते थे और किसान वर्ग उन पर निर्भर था। कैरेक्टर तो वही है ना, स्ट्रक्चर तो वही है कि एक ऊपर सामंती बैठा हुआ है, वो किसानों से खेती करवा रहा है ना, तो व्यवस्था तो वही है। तो क्या ये फ्यूडलिज्म नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। पश्चिम यूरोप के अनेक देशों में 14वीं सदी के बाद मेनर व्यवस्था का और श्रम रूप में महसूल चुकाने की व्यवस्था का लोप हो गया। तो बोल रहे कि जो वेस्टर्न यूरोप में स्टार्ट हुआ था फ्यूडलिज्म स्ट्रक्चर, है ना, वेस्टर्न रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ, फिर जर्मन ट्राइब आए, उसके बाद से खेती बढ़ी, खेती बढ़ने के बाद से धीरे धीरे ये फ्यूडल स्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो बोल रहे हैं कि ये जो मेनर व्यवस्था है ना, वो भी पश्चिमी यूरोप में टिकी नहीं। पश्चिमी यूरोप में 15वीं सदी के बाद, 15 सेंचुरी 1400 के बाद हम देखते हैं कि मेनर व्यवस्था का लोप हो गया। यानी जो लॉर्ड थे वो अपनी जमीन पे रहना बंद कर देंगे, किला बनाना बंद कर देंगे, और श्रम के रूप में महसूल चुकाने की व्यवस्था खत्म हो गई। तो अब ये जब ये खत्म हो गया तो क्या यूरोप का भी फ्यूडलिज्म गया? नहीं, तुम्हारा फ्यूडलिज्म बना रहा ना आगे, तुम उसको फ्यूडल व्यवस्था ही कह रहे हो ना, तो आपका भी तो मेनर सिस्टम चला क्या? तो जब हिस्टोरियन बोलते हैं कि फ्यूडलिज्म का मतलब ही है मेनर व्यवस्था, तो यूरोप खुद ही इसको कंटिन्यू नहीं करता आगे, लेकिन फिर भी वो मानता है कि आगे फ्यूडल सिस्टम चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलता है राइटर, जल्दी से देखते हैं, चैप्टर बहुत बड़ा है। यूरोप में संतवाद नहीं, सामंतवाद, इसको करेक्ट कर लेंगे। सामंतवाद से जुड़ी एक और विशेषता सेना का संगठन थी। घोड़े पर बैठा बख्तरबंद नाइट सामंती व्यवस्था का सबसे ज्वलंत प्रतीक था। तो बोल रहे कि यूरोप में जो सामंती व्यवस्था थी, फ्यूडलिज्म सिस्टम था, वहां पर हमें क्या दिखाई देता है? वहां पर हमें एक सैन्य व्यवस्था दिखाई देती। नाइट्स जो होते थे ना, वो बहुत प्रॉपर ड्रेसअप होते थे। ओके, उनका एक प्रॉपर ड्रेस होता था, घोड़े पे बैठे होते थे, और वो अपनी एक उस पावर से स्लेव से काम कराया करते थे। ठीक है, रोमन काल में लंबे बरछों, छोटी तलवारों से लैस बड़े छोटे पैदल दस्ते सेना के प्रमुख अंग थे। तो वहां पर नाइट के पास में इस तरह की सेना होती थी। घोड़ों का प्रयोग खींचने के लिए किया जाता था। इनकी युद्ध की कला अरबों के आगमन के साथ बदली। ठीक है, तो ये जो यूरोप में नाइट्स जो है जो खेती करवा रहे हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि सेना का वो प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास में भी अपनी एक छोटी सेना हुआ करती थी, और सेना जिस पद्धति से युद्ध वगैरह लड़ती थी उसमें धीरे धीरे चेंज आते हैं अरबों से कनेक्ट होने पर। ठीक है, अरबों के पास बड़ी तादाद में घोड़े थे। अरब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम देखेंगे अरब इन्वेजन इंडिया में स्टार्ट होगा। तो ये जो अरब थे ना, इनका इनसे लगातार कनेक्ट बना हुआ था। तो अरबों की कैसी सेना थी? तो अरब जो थे वो घोड़े का बड़ी मात्रा में यूज करते थे, जिनकी तेज गति और सवार तीरंदाज ने पैदल सेना को नाकाम कर दिया। इधर क्या है, इधर इनके पास पैदल सेना थे, यूरोप में हम देख रहे हैं। और अरब जो है वो किस तरह की सेना? घोड़े का प्रयोग करते थे और चलते चलते उस पर तीर मारते थे, मतलब
धनुष तीर जो है, जो तीरंदाज थे वो घोड़े पे दौड़ते हुए घोड़े से इनका प्रयोग करते थे। तो अरबों के पास बड़ी तादाद में घोड़े थे। उनकी तेज गति और सवार तीरंदाजों ने पैदल सेना को नाकाम कर दिया तथा इस नई युद्ध कला के विकसित करने व बनाए रखने की समस्याओं ने यूरोप में सामंतवाद के विकास को मदद पहुंचाई। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये स्ट्रक्चर डेवलप होते हुए दिखाई दे रहा है कि जो नई युद्ध कला है इसको विकसित करने के लिए और बनाए रखने की समस्याओं ने यूरोप में सामंतवाद के विकास को धीरे धीरे और मतलब फल फूल रहा है। ठीक है, जो नई टेक्निक को वो यूज करे या नई टेक्निक को अपनाना चाह रहे हैं, इसने भी कहीं ना कहीं सामंतवाद को प्रमोट किया यूरोप में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राइटर क्या बोलता है, एक सेकेंड। ओके, आगे बोलता है, दो आविष्कारों के कारण घुड़सवार युद्ध लड़ाई का प्रमुख रूप बन गया। पहला आविष्कार लोहे की रकाब का प्रयोग और दूसरा एक नए प्रकार के जीन का घोड़ा। यहाँ पर बता रहा है राइटर कि जो घोड़ा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ओके, और घोड़े का प्रयोग युद्ध की तकनीक में हो रहा है, उसका रीजन भी क्या था। एक तो पैदल सेना तेज नहीं होगी, दूसरा अब जब घुड़सवार हम देख रहे हैं ना अरब वगैरह के, तो वहां पर हमें पता लगता है कि लोहे की रकाब का प्रयोग हो रहा है, यानी घोड़े के ऊपर जो बैठने के लिए ये यहाँ पर है ना प्रॉपर ये ऐसे, और यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए। ओके, तो एक तो बैठना अब बहुत स्टेबल हो गया, मतलब आप उस पर एक प्रॉपर वे में घोड़े पे कंट्रोल रहता था। ठीक है, और एक नए प्रकार के जीन का भी प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो घोड़े पर बैठना, उसको कसना और जो पाँव रखने का जो जगह होता है, जब उसको इंट्रोड्यूस किया गया तो उस पर पाँव रख के तेजी से चढ़ना, मतलब आपने देखा होगा ना कि तेजी से घोड़े पे चढ़ जाना, और इवन जब जरूरत पड़े घोड़े पे लड़ते हुए, तो जब वो बंधा हुआ रह रहा है घोड़े का जो बेस है और वो पाँव वाला, तो आप टेढ़ा झुककर तीर चला सकते हो, ऐसे झुक के, क्योंकि उसमें आपका पाँव फंसा रहता है, ग्रिप बनी रहती है। तो ये जो जीन रकाब ये इंट्रोड्यूस्ड हो रहा है ना, इसकी वजह से इनका और महत्व बढ़ जाएगा और ज्यादा अच्छे से आप युद्ध लड़ सकते हैं और ज्यादा कुशलता से। ठीक है, ये दोनों आविष्कार पूर्व चीन और कोरिया से यूरोप की तरफ पहुंचे तथा भारत में उनका प्रसार 10वीं सदी में शुरू हुआ। बोल रहे कि ये जो रकाब है, ये जो जीन है, ये यूरोप पहुंच रहा है। और कब पहुंच रहा है, तो बोल रहा है कि चीन और कोरिया से यूरोप में पहुंच रहा है और वहां से फिर ये भारत पहुंच रहे हैं। भारत में लगभग 10वीं सदी ईस्वी के आसपास ये हमें पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जीन का प्रयोग, रकाब का प्रयोग हो रहा है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। इतिहासकार जिसे मध्यकाल कहते हैं, उसे फ्यूडलिज्म के अलावा ईसाई चर्च ने भी निर्धारित किया। ठीक है, बोल रहे कि जो हिस्टोरियंस जिसको बोल रहे हैं मिडिल एज, इस मिडिल एज में हमें एक फ्यूडल सिस्टम तो दिखाई दे रहा है, इसके अलावा चर्च का भी इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। पोप जो कैथोलिक चर्च का प्रमुख था। ठीक है, कैथोलिक चर्च कहाँ पर है, हमें जो पश्चिमी यूरोप है वहां पर दिखाई दे रहा है ना कैथोलिक्स। तो पोप जो कैथोलिक चर्च का प्रमुख था, एक धर्मगुरु ही नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसने काफी कुछ राजनीतिक और नैतिक सत्ता भी हथिया ली। यानी मैंने अभी आपको फ्यूडल सिस्टम में दिखाया था कि सबसे ऊपर कौन है, पोप है, जो कैथोलिक चर्च का तो हेड है ही है, लेकिन ये जो पोप होता था ना, धीरे धीरे इसका इन्वॉल्वमेंट धर्म से अलग राजनीतिक और नैतिक सत्ता में भी आ गया, यानी पॉलिटिकली भी ये चीजों को इम्पैक्ट डालने लग गया, इसका बहुत महत्व होने लग गया, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है ना, उससे बहुत लोग जुड़े होते हैं, और बहुत लोग जुड़े होने की वजह से उसके पास वो पॉलिटिकल पावर होती है कि वो लोगों का बिहेवियर चेंज कर सकता है, उनके वोट्स को चेंज कर सकता है, बहुत चीजें बदल सकता है। ठीक है, तो अब इसका पॉलिटिकल भी रोल हमें दिखाई देता है। पश्चिम एशिया और भारत की तरह यूरोप में भी मध्यकाल धर्म का काल था। राजाओं और सामंत सरदारों से मिले भूदानों, धनी सौदागरों से प्राप्त दानों के बल पर अनेक मठ और विहार स्थापित किया गया। तो बोल रहे कि अगर हम देखें पश्चिम एशिया और भारत वाले टाइम पीरियड को, जो मध्यकाल वाला टाइम है, इसमें इसी की तरह यूरोप में भी मध्यकाल धर्म का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। जैसे इंडिया में अगर इस समय देख रहे हो तो बड़े लेवल पर बौद्ध विहार बनाए जा रहे हैं, मठ बनाए जा रहे हैं, उनको दान वान दिया जा रहा है, ऐसा ही कुछ हमें उधर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन जो यूरोप में दिखाई दे रहा है वो किस कंटेक्स्ट में दिखाई दे रहा है, वो चर्च के कंटेक्स्ट में दिखाई दे रहा है ना। अब बड़े लेवल पर उनको भी ये सारी चीजें दान वान दी जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बोलता है राइटर, अनेक मठ यात्रियों को चिकित्सा सहायता, ठहरने की जगह, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के केंद्र के रूप में काम करते हुए हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो बड़े बड़े मठ बन रहे हैं वहां पर लोगों को सर्विस भी दी जा रही है, फ्री सर्विस जगह जगह पर जहां पर है, उस रास्ते से कोई भी गुजर रहा है, आम आदमी गुजर रहा है,
कोई व्यापारी गुजर रहा है तो उनको ये सारी सुविधाएं दी जाने लगी। कुछ मठ जो अत्यंत धनी थे, फ्यूडल लॉर्डों की तरह व्यवहार करते थे, जिससे उनका टकराव हुआ, जो चर्च से चिढ़े हुए थे। यही टकराव आगे पुनर्जागरण और सुधार आंदोलनों में प्रतिबिंबित हुआ। बोल रहे कि यूरोप में जो दान दिया जा रहा है धर्म के लिए, बोल रहे कि ये जो दान दिया जाता था, कभी कभी ये इतने पावरफुल हो जाते थे ना, जो मठ को चलाते थे वो इतने पावरफुल हो जाते थे कि वो खुद लॉर्ड जैसा बिहेव करते थे, लॉर्ड जिसको जमीन दी जा रही है, और ये भी कभी कभी उस लॉर्ड जैसा बिहेव करते थे। लेकिन ये किससे जुड़े हुए थे? धर्म से जुड़े हुए थे। तो लॉर्ड्स और ये धार्मिक जो मठ के संचालक है, इनके बीच में कभी कभी हमें कन्फ्लिक्ट होते हुए भी दिखाई देता है, ठीक है। और ज्यादातर ये टकराव कब होता था? जब फ्यूडल लॉर्ड जो है वो ऐसे से लड़ते थे, या ऐसा जो भी फ्यूडल लॉर्ड है जो धर्म से जुड़ा हुआ है, तो कई बार इनके बीच में हमें कन्फ्लिक्ट होते हुए दिखाई देते हैं। और जब ऐसे कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है, तो वहां पर क्या है, एक तरफ है धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो धर्म की बात कर रहा है, दूसरा जो उसको पसंद नहीं कर रहा है, बोल रहे ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये तर्क की बात करेगा। और जब इनके बीच में टकराव होता है ना, तो यही तर्क यूरोप में पुनर्जागरण का कारण बनता है। जब यूरोप में होता है ना पुनर्जागरण का काल आया, हम देखते हैं डेवलपमेंट आया, टेक्नोलॉजी आई, ये सारी चीजें चल रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं इनके बीच के टकराव से हमें ये दिखाई देता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरब दुनिया के बारे में क्या बोल रहा है? 7वीं सदी के बाद इस्लाम के उदय ने पश्चिमी एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों पर गहरा प्रभाव पड़ा। थोड़ा सा मैं तेजी से ले चलूंगी, बहुत लंबा चैप्टर जा रहा है ये। देखो, अभी आपने यूरोप का देखा, ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है मिडिल एज की, ठीक है। तो इसने मिडिल एज में बताया कि यूरोप में क्या हो रहा था। तो 8th सेंचुरी तक आते आते यूरोप में जो चेंजेस हुए, और 14 तक क्या चेंजेस हुए वो हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब ये बात कर रहा है अरब दुनिया की। एशिया का ये वाला जो पार्ट है ना, ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला, यहाँ पर क्या हो रहा है? तो 7वीं सदी के बाद इस्लाम का उदय हुआ इसी अरब जगत में। हमें पता है एक नया धर्म का उद्भव हुआ 7th सेंचुरी AD में, जिसको आपने बोल दिया इस्लाम बोल दिया। इसके उदय ने पश्चिमी एशिया और पड़ोसी क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक पक्षों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि अब तक जो अरब जगत के लोग थे ना, वो बिखरे हुए थे, आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, वो यूनिटी में आ गए, ठीक है। अब तक उनके पास कोई गोल एम नहीं था, अब उनके पास एक धर्म का एम बन गया कि हमें इसका प्रचार प्रसार फैलाव करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अरब जगत के जितने भी लोग थे उन पर इस्लाम के उद्भव ने प्रभाव डाला। वो प्रभाव कैसा था? सामाजिक रूप से भी था, आर्थिक भी था, सांस्कृतिक भी था, और राजनीतिक पक्षों पर भी प्रभाव डाला, ठीक है। आपस में लड़ने वाले जो अरब कबीले थे उनका एकीकरण हो गया। अब तक वो आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे, क्योंकि एग्रीकल्चर ऐसा कुछ था नहीं, ज्यादातर वो लोग ट्राइब होते थे, ट्रेड करते थे। जब वो व्यापार करते थे तो आपस में कई बार भिड़ जाते थे, भिड़ने की वजह से व्यापार पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता था। लेकिन जब इस्लाम धर्म का फाउंडेशन पड़ गया, जिसको इसी वजह से डाला था कि इनको कैसे यूनिफाइड करना है, दूसरा एकीकरण के साथ साथ इनको एंगेज भी करना है कहीं और पे, ताकि आपस में लड़े ना। तो एक कैसे हुए? एक धर्म से जुड़कर। और एंगेज कैसे हो गए? धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर। तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ये जो अरब कबीले थे जो अब तक आपस में भिड़ रहे थे, उनका एकीकरण हुआ। और जब वो एक हो गए, यहाँ पर ये जो ट्राइब्स थे, जो अलग अलग छोटे छोटे ट्राइबल रिलीजन से जुड़े हुए थे, जब ये एक धर्म से जुड़े तो एक शक्तिशाली अरब साम्राज्य का जन्म होता है इस लोकेशन पर। ओके, सभी के समझ में आ गया? आगे बोल रहा है, आरंभिक खलीफों द्वारा स्थापित अरब साम्राज्य में अरब के अलावा सीरिया, इराक, ईरान, मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और स्पेन शामिल थे, ठीक है। आगे हमें पता लगता है कि इस्लाम के उद्भव के बाद हमें पद दिखाई देते हैं, जिसको आप खलीफा का पद कहते हैं, जो उनके नए नए उत्तराधिकारी हुए। जब तक प्रॉपर ये पद खत्म नहीं किया गया तब तक ये खलीफा का पद चलेगा। तो जब ये खलीफा का पद आ रहा था, तो हमें पता लगता है जो भी नए खलीफा होते थे उनके द्वारा अरब साम्राज्य में कई सारे क्षेत्रों को सम्मिलित कर लिया गया था। और वो अरब क्षेत्र के अंतर्गत जो सम्मिलित क्षेत्र, वो केवल अरेबियन पेनिनसुला तक ही नहीं थे, वो अफ्रीका तक पहुंच चुके थे। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मिस्र, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन यूरोप का पार्ट है। तो चाहे हम बात करें स्पेन वाला है, चाहे हम बात करें ये मिस्र वाला रीजन है, इस पूरे क्षेत्र को लगते हुए इधर आ जाइए, सीरिया हो गया, ये पूरा क्षेत्र सम्मिलित रूप से अरेबियन पेनिनसुला के साथ ही किसमें आ जा रहा था? अरब साम्राज्य में आ रहा था। तो अरब साम्राज्य का विस्तार काफी बड़ा हो चुका था जैसे ही इस्लाम धर्म से ये जुड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरब कबीलों के अंदरूनी मतभेदों व युद्धों के कारण 8वीं सदी के मध्य में दमिश्क में बैठा खलीफा सत्ता खो बैठा तथा अब्बासी नामक एक नया वंश सत्ता में आया, जिसने बगदाद को अपनी राजधानी बनाया। अब ये जो होते थे ना
खलीफा का जो पद होता था, इसको लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हमें दिखाई देता है। पावर सुप्रीमेसी को लेकर यहाँ पर भी हमें कन्फ्लिक्ट दिखाई देता है, लड़ाई होते हुए दिखाई देती है। तो बोल रहे हैं कि ये जो अरब कबीलाई लोग थे ना, इसके बीच में अंदरूनी जो मतभेद थे, वही मतभेद का एक हमें कंक्लूजन दिखाई दिया कि 8वीं सदी के मध्य में जो दमिश्क में बैठा हुआ है ना खलीफा, वो अपना पद उसके हाथ से निकल जाएगा और दूसरा अपना पद अपने हाथ में डाल लेता है, जिसका नाम था अब्बासी वंश से संबंधित है। जल्दी मैं आपको इसको भी पढ़ाने वाली हूँ, जितने भी ये 1 बाय 1 आते हैं खलीफा के पद पर और कौन से वंश से संबंध रखते थे, वो सब हम पढ़ेंगे। तो अब्बासी नामक एक नया वंश आया जिसने बगदाद को अपनी राजधानी बनाई और वहां पर वो अपने सत्ता कायम करते अरब साम्राज्य। ठीक है, आगे 150 वर्षों तक अब्बासी साम्राज्य दुनिया के सबसे शक्तिशाली और फलते फूलते साम्राज्यों में से एक रहा, जिसमें उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, मिस्र वाला रीजन, सीरिया, ईरान, इराक, ये सभी क्षेत्र सम्मिलित थे। यानी अफ्रीका से लेके जो वेस्टर्न एशिया का पूरा पार्ट है, वो सब सम्मिलित था अब्बासियों के एम्पायर में, जो अरब इनका किंगडम था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, ये पूरा क्षेत्र जो है वो अब्बासियों के क्षेत्र में सम्मिलित है। ये पूरा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, अंडर द रूल ऑफ अब्बासी। ये पूरा क्षेत्र जो था अब्बासियों के संपर्क में था। लगभग 150 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसने पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के उपजाऊ क्षेत्रों को नियंत्रित करने के साथ भूमध्य सागर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाले प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर भी नियंत्रित करा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि यूरोप का क्या इम्पैक्ट था, वो हमने देखा कि रोमन एम्पायर टूट रहा है, ईस्टर्न रोमन, वेस्टर्न रोमन, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, किस तरह से ईस्टर्न रोमन ट्रेड चला रहा है। अब यहाँ पर अब्बासियों के बारे में बोल रहा है कि जब अब्बासियों ने यहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया तो उन्होंने किस तरह से इंपैक्ट डाला इस क्षेत्र में। जब तक अब्बासी शासन करते रहे, लगभग 150 वर्ष तक, जब तक उनका एक क्लाइमेक्स टाइम था, रूलिंग टाइम पीरियड था, उस समय उन्होंने भूमध्य सागर क्षेत्र को भारत से जोड़ने वाले जितने भी व्यापारिक मार्ग थे, यहाँ पर आप सारे ट्रेड रूट्स देख सकते हो जो लैंड से होकर जाते थे। ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, और इधर आ जाएगा हमारा देश भारत। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि भूमध्य सागर से भारत को जोड़ने वाले जितने भी रूट्स थे ना, उस पर इंपैक्ट डाला किसने, अब्बासियों ने, क्योंकि इन्हीं के क्षेत्र से होकर ये जा रहा था। ठीक है, अब्बासियों ने इस क्षेत्र के व्यापारिक मार्गों को शांति और सुरक्षा प्रदान की। जब तक वो यहाँ पर रूल कर रहे थे, यहाँ से बहुत अच्छे से ट्रेड चल रहा था, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर शांति स्थायित्व लेकर आए। जब जहां से शांति होगी वहां से बड़े लेवल पर ट्रेड होगा। अरब पक्के सौदागर थे तथा वे जल्द ही सबसे उद्यमी और धनी सौदागर और समुद्री यात्रियों के रूप में मशहूर हो गए। जब वहां पर अब्बासियों के टाइम पीरियड में शांति आई, स्टेबिलिटी आई, और उस स्टेबिलिटी शांति का फायदा क्या हुआ, अरबों को भी हुआ। उस ट्रेड रूट को जो लोग यूज करे थे उनको तो फायदा हुआ है, अरबों को भी हुआ। और बहुत कम समय में ही हमें पता लगता है कि जो अरब थे वो जल्दी बड़े उद्यमी और धनी सौदागर बन गए। ठीक है, खलीफा अल मामून ने विभिन्न सभ्यताओं के ज्ञान ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद करने के लिए बैत उल हिकमत ज्ञान गृह की स्थापना भी की। ये बेसिकली बता रहा है कि आगे चलकर अरब जो है वो केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि दूसरे क्षेत्रों से अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए वहां के जो ज्ञान ग्रंथ है अलग अलग सभ्यताओं के, उनको अरबी भाषा में अनुवाद किया ताकि इनकी नॉलेज भी बढ़ सके, उन लोगों के बारे में समझ विकसित कर सके। अरब दुनिया पर चीनी विज्ञान और दर्शन शास्त्र का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है, जहां कपास, कागज, छपाई, बारूद आदि चीन से अरबों के मध्य से ही यूरोप तक पहुंची। तो बोल रहे कि ये पूरा रूट जो है ना, इसका यूज किया जा रहा है यहाँ पे, और बहुत सारी चीजें जो है वो मूव करके पहुंच रही है। एक सेकंड रुकिएगा, जैसे यहाँ पर देखिए, ओके, यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में देखिएगा। ओके, तो बोल रहा है कि ये जो अरब है ना, यहाँ पर कई सारी चीजें हमें पूर्वी सभ्यता चीन से मूव करते हुए दिखाई दे रही है, और अरब से होते हुए ये सारी चीजें कहाँ तक पहुंच रही है, यूरोप तक पहुंच रही है। ठीक है, तो अब्बासी वंश के जब रूलर रूल कर रहे थे ना, वो एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड था ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ज्ञान के नॉलेज वाइज भी हम देख रहे हैं कि अनुवाद किया जा रहा है अलग अलग सभ्यताओं के ग्रंथों का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोलता है राइटर, ओके, नेक्स्ट यहाँ पर राइटर बोलता है कि अरबों के द्वारा सोने के दिनार और चांदी के दिरहम भी चलाए गए। मतलब सोने के जो कॉइन चला रहे उन्हें दिनार बोलते थे, चांदी के जो चलाते थे इनको दिरहम बोलते थे। और जब भी कॉइन्स इशू हो रहे हैं, ये कॉइन्स बड़े लेवल पर हमें चलते हुए दिखाई दे रहे, इसका मतलब क्या, ट्रेड फल फूल रहा है, यानी इनका बहुत प्रॉस्पेरियस टाइम पीरियड था, मतलब बहुत समृद्ध समय था। ठीक है,
अफ्रीका के सोने तक भी इनकी पहुंच हो गई थी अरबों की। यानी आपको पता है कि अफ्रीका से अच्छा खासा मेटल लेते थे, बाद में अफ्रीका के मेटल को यूज किया जाएगा इंटरनेशनल ट्रेड में भी, वो सब हम वहां पर देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या पता लगता है कि आगे चलकर कि जो अफ्रीका, मतलब ये खुद तो कॉइन इशू करते ही करते हैं, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, साथ में ये मेटल को यूज करते हैं किसके, अफ्रीका को, जो पूरी दुनिया में व्यापार की मुद्रा बनता है, डेफिनेटली बनता है ना, गोल्ड कॉइन का या गोल्ड का यूज करते हैं। आगे कैसे, ये देखिए, यूरोपियंस बहुत तगड़े से यूज करते हैं। यूरोपियंस जो है वो अफ्रीका के कोस्ट से उठाते थे गोल्ड, उसको वो ले जाते थे कहाँ पर, अमेरिका कॉन्टिनेंट में, और अमेरिका कॉन्टिनेंट में उस गोल्ड का वो यूज करते थे किसमें, वहां पर देख के वहां से कुछ सामान खरीदते थे। और सॉरी एक सेकेंड, वापस से मैं आपको बताती हूँ, ये यहां से उठाते थे गोल्ड और स्लेव्स, उन स्लेव्स को लेकर जाते थे कहां पर, अमेरिका कॉन्टिनेंट में उन स्लेव्स को लगाते थे बागों में, ठीक है। और फिर यहाँ से जो सामान मिलता था उसको ले जाते थे वो कहाँ पे, यूरोप में। यहाँ से जो इनको कॉइन मिलता था गोल्ड, उसको यूज कर रहे थे कहाँ, एशिया के ट्रेड में। यहाँ से जब ये एशिया से ट्रेड कर रहे थे, इंडिया से ट्रेड कर रहे थे, तो उसमें ये मेटल का ही यूज करते थे, जिसे बुलियन कहा जाता था। तो बेसिकली ये यहाँ पर यही बोल रहा है राइटर कि जो अरब थे ना, इन्होंने मेटल्स का यूज करना चालू किया, अलग अलग कॉइन्स इश्यू करते हैं, और ये अफ्रीका के मेटल को यूज करते हैं, और आगे चल के यही अफ्रीका का जो मेटल है गोल्ड, वो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में भी व्यापार की एक मुद्रा बनता है। इस काल के सबसे मशहूर खलीफा जो थे अल मामून और हारून अल रशीद हुए। अरबों ने जिन प्राचीन सभ्यताओं को जीता, उनके वैज्ञानिक ज्ञान और प्रशासनिक कौशल को शामिल करने में दक्षता दिखाई। बोल रहे जब भी किसी क्षेत्र को अरब जीतते थे तो उनकी स्किल थी कि उस क्षेत्र का, हर क्षेत्र का होता है ना, वहां के लोग के पास कुछ स्किल होती है, तो जो भी उनके पास में नॉलेज थी वैज्ञानिक साइंटिफिक रूप से, या उनका जो भी प्रशासनिक कौशल था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी उनके पास स्किल थी, उनको वो सीख लेते थे, अपने में शामिल कर लेते थे। हालांकि वे रूढ़िवादी मुसलमान थे, लेकिन उनके द्वारा ईसाई और यहूदी जैसे गैर मुसलमानों और गैर अरबों को भी नियुक्त करने में कोई हिचक नहीं दिखाई दी। यानी कुल मिलाकर ये जो अब्बासी खलीफा थे ना, इनका समय काफी सही था, दूसरे धर्मों के प्रति भी ये सहिष्णु थे, है ना, और फल फूल भी रहा है, ट्रेड भी अच्छे से हो रहा है, कॉइन्स भी इशू हो रहे हैं, अफ्रीका तक के रीजन से ये लोग मेटल ले रहे हैं। ये सारी चीजें जो है इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि विकास की ओर लेकर जा रही थी। 8वीं सदी में अरब द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बोल रहा है कि 8वीं सदी में जब अरब द्वारा जीत लिया गया, कब जीत लिया गया, सिंध। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे या नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अरब जो है उनका इन्वेजन हुआ, और अरब ने सबसे पहले अटैक करके किस क्षेत्र को जीता था, सिंध को जीता था। इसका व्याख्या भी दिया गया चचनामा में। तो जो अरब जब सिंध को जीत लेते हैं ना, तो हमें पता लगता है कि ये जो सिंध वाला क्षेत्र था, यहाँ ये एक बीच की कड़ी का काम करेगा ना, यानी अब इन दोनों के बीच में इंगेजमेंट हमें दिखाई देगी, इन्वॉल्वमेंट हमें दिखाई देगी, आदान प्रदान हमें दिखाई देगा। तो 8वीं सदी में अरब द्वारा जीते जाने के बाद सिंध भारत और अरब दुनिया के बीच में वैज्ञानिक सांस्कृतिक संबंधों का माध्यम बना, है ना। तो यहाँ से अब सांस्कृतिक वैज्ञानिक रूप से आदान प्रदान होगा, चीजें इधर से उधर मूव होंगी। दशमलव प्रणाली जो आधुनिक गणित का आधार बना, भारत में 5वीं सदी में विकसित हुई थी, इसी काल में अरब दुनिया में पहुंची। बोले भारत में विकसित हुई दशमलव प्रणाली इसके बाद से कहां पहुंच रही है, अरबों के पास पहुंची, जब उन्होंने सिंध को कॉन्कर कर लिया। खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित अनेक भारतीय ग्रंथों के अरबी में अनुवाद होने चालू हो जाएंगे। जैसा आपको दिखाई दे रहा है, वो नॉलेज लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जिससे खगोल शास्त्र की रचना, सूर्य सिद्धांत, चरक सुश्रुत के आयुर्विज्ञान संबंधी ग्रंथ, ये सब का वो लोग अरबी में अनुवाद करे और यहाँ से सारा ज्ञान जो है वो अर्जित करे। तो कुल मिला के ये जो समय था ना, जिस समय की मैं अभी बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा था। मतलब ज्ञान के, विज्ञान के हर तरह से आदान प्रदान हमें होते हुए दिखाई दे रहा है पॉजिटिव कंटेक्स्ट में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 10वीं सदी के आरंभ तक अरब इस स्थिति में पहुंच गए थे कि वे विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं कोई योगदान कर सके, क्योंकि पहले तो वो कैसे थे, ट्राइब थे, लड़ते झगड़ते थे, फिर उनको एक ठहराव मिला, एक धर्म से वो जुड़ गए। जुड़ने के बाद से फिर वहां से हम देखते हैं कि धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आई, बड़े लेवल पर उन्होंने ट्रेड किया। जब अब्बासी वंश को वो क्षेत्र मिलता है, उन्होंने वहां पे शांति स्थापित किया। व्यापार स्थापित होने के बाद धीरे धीरे ज्ञान की ओर वो गए। चीन हो गया या भारत हो गया, ये अन्य सभ्यताएं हो गई, उनके ग्रंथों का अनुवाद किया। अनुवाद करने के बाद से वहां से ज्ञान अर्जित करा और खुद इतने कैपेबल हो गए कि अब वो
विज्ञान के किसी क्षेत्र में योगदान देने के लायक हो चुके थे। ओके, इसने ज्यामिति, बीजगणित, भूगोल, खगोलिकी, प्रकाशिकी, रसायन, चिकित्सा आदि के विकास के साथ मानचित्र ज्ञान को उन्नत करने के लिए उन्नत बनाया, जिसका प्रयोग 15वीं सदी तक होता रहा। बोल रहे कि ये खुद अपना कंट्रीब्यूशन देने लग गए हैं इन अलग अलग क्षेत्रों में, परसेंटेज में, रेशियो में, सबका अपना अपना योगदान था। और जो इनका योगदान था वो फिर काफी हेल्पफुल हुआ 15वीं शताब्दी के बाद। ठीक है, नेक्स्ट, दुनिया के कुछ सबसे समृद्ध पुस्तकालय तथा प्रमुख वैज्ञानिक प्रयोगशाला अरब दुनिया में इसी काल में स्थापित हुई। इतने ये आगे बढ़ रहे थे या बढ़ चुके थे कि जो महत्वपूर्ण पुस्तकालय, लाइब्रेरी हमें दिखाई देती बड़ी बड़ी अरब कंट्री में, वो इस समय स्थापित हुई है। किस समय? ये जो हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। बहुत सारी हमें लेबोरेटरीज एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई देती हैं। धीरे धीरे रूढ़िवादी की वृद्धि के कारण 12वीं सदी के बाद अरब ज्ञान विज्ञान का पतन होने लग गया। यानी कि वो जो अभी हमने पढ़ा ना कि धर्म के प्रति वो रूढ़िवादी थे इनिशियली, लेकिन धर्म के प्रति रूढ़िवादी होते हुए भी कहीं ना कहीं दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णु होना, उनके ज्ञान विज्ञान को अपनाना, उनसे सीखना, अपना योगदान देना चल रहा था। जब ये रुकेगा तो आपका पतन चालू होगा। और कब रुका? 12वीं सदी के बाद यहाँ पर हमें ठहराव दिखाई दिया। ठीक है, तो यूरोप का हम कहाँ तक ले गए थे? 15वीं सदी तक ले गए थे। यहाँ पर 12वीं सदी पर ले जाकर छोड़ा है कि 12वीं सदी के बाद एकदम से यहाँ पर अरब जगत जो है वहां पर हमें ज्ञान विज्ञान का पतन होते हुए दिखाई देगा। अब आ जाते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे? अरबों ने हिंद महासागर, पश्चिमी एशिया, भूमध्य सागर के व्यापार के साथ अफ्रीका के घनिष्ठतर संबंध कायम किए तथा अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे किनारे मालिंदी और जिंजीबार में अरबों के प्रवास, व्यापारिक क्रियाकलाप जो है उसमें धीरे धीरे वृद्धि हुई। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये रहा हमारा अरबों का क्षेत्र और ये रहा पूरा अफ्रीका, ऊपर आ गया हमारा यूरोप। तो अब अफ्रीका की बात कर रहा है कि अरब जो है ना, उन्होंने हिंद महासागर वाला रीजन हो गया, पश्चिमी एशिया वाला क्षेत्र हो गया और भूमध्य सागर का व्यापार तो प्रभावित कर ही रहा है। इसी के साथ ये जो पूरा अफ्रीका है ना, इसके साथ भी इसके अच्छे कनेक्शन एस्टैब्लिश किए इसने। अफ्रीका का जो पूर्वी तट है, यहाँ पर हमें कई सारे ऐसे द्वीप दिखाई देते हैं जो मसालों के लिए काफी महत्वपूर्ण थे, जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो अफ्रीका के पूर्वी तट के किनारे मालिंदी और जिंजीबार में अरबों के प्रवास और व्यापारिक क्रियाकलाप हमें दिखाई दिए। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है ईस्टर्न कोस्ट पे अफ्रीका के, वहां पर हमें अरबों का बसाव दिखाई दिया। उनकी पॉपुलेशन जा रही है, वहां पर बस जा रही है। और जब ये वहां पर बस रही है तो गुलाम, सोना, हाथी दांत, इसकी बहुत कीमत थी। अफ्रीका में जो बोल सकते हैं ना कि वहां का मेन बोल सकते हैं कि रिसोर्स क्या था, वो यही था। तो वहां से बड़ी मात्रा में गुलाम जो है वो मूव किए जाते थे। वहां से बड़ी मात्रा में हाथी दांत काफी मिलते, हाथी बहुत संख्या में थे, तो हाथी दांत जो है वो काफी कॉस्टली माने जाते थे, उनका व्यापार होता था। इसके अलावा सोना, गोल्ड जो है वहां से लिया जा रहा है। तो यहाँ पर अब बस रहे हैं कौन? अरबी बस रहे और बसकर इन चीजों का उपयोग चालू कर रहे हैं। इथोपिया, हबशी, अदन से लेके भारत तक व्यापार करते थे तथा वे बैजेंटीन एम्पायर के घनिष्ठ सहयोगी भी बने। यहाँ पर बात कर रहा है किसकी? इथोपियाई की। जो अफ्रीका के इथोपियाई लोग थे ना, इथोपिया आज जो देश है, वहां के जो लोग थे, हमें पता लगता है कि इथोपियाई जो थे वो अदन से लेके गल्फ ऑफ अदन, ठीक है, तो गल्फ ऑफ अदन से लेकर भारत तक के व्यापार को नियंत्रित करते थे। यहां से लेकर यहां तक होने वाले व्यापार को वो नियंत्रित करते थे तथा वे बैजेंटीन एम्पायर के भी घनिष्ठ सहयोगी थे। जब यहाँ पर बैजेंटीन एम्पायर था ना, उनसे भी उनके कनेक्शंस बने हुए थे। तो ना केवल अरब जो है वो अफ्रीका में जाकर बस रहे हैं, बल्कि अफ्रीका खुद भी कनेक्शन हमें अफ्रीका का बनते हुए दिखाई दे रहा है। यूरोप के बैजेंटीन किंगडम से, इंडिया से हो गया, अरेबियन जो पेनिनसुला के हमें किंगडम्स दिखाई दे रहे हैं। अब आ जाते हैं इसी समय चीन में क्या चल रहा है, पूर्वी एशिया में क्या चल रहा है। तो चीन के साथ भारत के प्राचीन काल से आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध थे, नो डाउट, सभी को पता है। हमारा नेबरिंग कंट्री है, तो काफी लंबे समय से हमारा उसका संपर्क था। बुद्धिज्म का पूरा प्रमोशन हुआ, कुषाण वंश का कनिष्क रूल कर रहा था, तो इस सिल्क रूट से काफी कुछ आदान प्रदान भी हमारा और चाइना का चल रहा था। तो चीन के साथ भारत के संबंध तो प्राचीन काल से थे, आर्थिक संबंध भी थे, ट्रेड भी हो रहा था, सांस्कृतिक संबंध भी थे। सांस्कृतिक संबंध देखा होगा ना अपने, फाहयान, ह्वेनसांग सब आ रहे हैं भारत आके बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक आर्थिक दोनों संबंध हमारे
कार्य चल रहे हैं, और वो दोनों संबंध जल और थल से भी था। ये रहा थल वाला रीजन, ये जो सिल्क रूट है, और जल वाला रीजन इधर से होकर जा रहा था, ठीक है, बे ऑफ बंगाल से। 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन, अब ये चाइना की बात कर रहा है कि चाइना में इस समय 8th सेंचुरी के आसपास हमें दिखाई देता है तांग वंश के राजा रूल कर रहे थे। तो 8वीं और 9वीं सदियों में तांग शासन के अधीन चीन का समाज और वहां की संस्कृति प्रगति के उच्च सोपान पर पहुंच चुकी थी। जैसे अभी आपने देखा, अरब में हम अब्बासियों के अंतर्गत देख रहे हैं, अफ्रीका में हम इथोपियाइयों की बात कर रहे हैं। वैसे चाइना में जब तांग वंश शासन कर रहा था, उस समय चीन जो है वहां सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से बिल्कुल अपने पीक पर पहुंच रहा था। इनकी अधिराज्य मध्य एशिया में सिंकियांग के बड़े हिस्सों, जिसे आज आप बोलते हैं ना काशगर, वहां पर इनका ज्यादा हमें क्षेत्र दिखाई देता है, यहां पर इनका ज्यादा हमें प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है। इससे रेशम मार्ग से होने वाले स्थलीय व्यापार को भी बढ़ावा मिला, ठीक है। तो बोल रहे कि कुल मिलाकर ये जो तांग शासन जब चाइना में रूल कर रहे थे, तो उस समय ये सिल्क रूट से जो सिल्क का ट्रेड हो रहा है, सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया, यूरोप तक पहुंच रहा है, इसको बढ़ावा मिल रहा है। काशगर इनका मेन रीजन हुआ करता था। 9वीं सदी के मध्य में तांग साम्राज्य उसका पतन हो गया और 10वीं सदी में उसे सुंग राजवंश ने विस्थापित कर दिया। तो बोल रहे हैं कि तांग में तो फल फूल रहा ही था। तांग के बाद जो नया एम्पायर दिखाई दिया जिसे हम बोलते हैं शुंग, ये देखिए ये पूरा का पूरा चाइना वाला रीजन है उस समय का। किस समय की बात कर रहा है? 900 से 1200। और ना केवल चाइना वाला क्षेत्र बल्कि यहाँ पर आपको और क्या दिखाई दे रहा है? साउथ ईस्ट एशिया। तो यहाँ पर भी हमें अलग अलग किंगडम्स दिखाई देते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। चाइना और साउथ ईस्ट एशिया की अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उस समय 900 to 1200 आरंभिक सुंग काल 11वीं सदी का काल था। सुंग काल में चीन में अत्यधिक आर्थिक प्रसार का काल था, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हुआ। दक्षिण पूर्वी एशिया, भारत, श्रीलंका के साथ समुद्री मार्ग में भी व्यापार बढ़ा। यानी जब सुंग वंश के राजा रूल करेंगे तो चाहे हम बात करें साउथ ईस्ट एशिया की, चाहे हम बात करें श्रीलंका की, चाहे हम बात करें इंडिया की, चाइना के इन सबके साथ में काफी अच्छे इकोनॉमिक रिलेशन बनते हुए दिखाई देते हैं। आगे 13वीं सदी में चीनी शासन तंत्र की बढ़ती कमजोरी ने मंगोलों को चीन विजय का अवसर दिया। अब यहां पर भी डिक्लाइन का टाइम आएगा। तो बोल रहा है कि तांग हो गए, शुंग हो गए, इसके समय में तो अच्छा खासा चीन में आर्थिक सांस्कृतिक हमें दिखाई देता है डेवलपमेंट। लेकिन 13वीं सदी के बाद ये भी डिक्लाइन की तरफ जाएगा। और कैसे? मंगोलों, जैसे ही चाइना वीक होगा, नॉर्थ में मंगोल दिखाई दे रहे हैं, वो अटैक करेंगे इन पर और फिर चाइनीज जो एम्पायर है वो धीरे धीरे हमें डिक्लाइन होते हुए दिखाई देगा। तो देखो सबका एक चेंज है, सबका एक टाइम पीरियड है। यूरोप में हमने देखा किसका? सबसे पहले देखा पश्चिमी यूरोपियन रोमन एम्पायर का, तो वो 5th 6th सेंचुरी में ही निपट चुका था। लेकिन आगे वो फिर फलता फूलता है कब से? 12वीं से 14वीं में फ्यूडलिज्म में दिखाई दिया और वहीं पर वो पुनर्जागरण के रूप में कन्वर्ट हुआ। इधर अगर हम ईस्टर्न रोमन एम्पायर की बात करें तो ये पहले ठीक था, लेकिन 14वीं में इसका डिक्लाइन हो गया जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने कंट्रोल कर लिया। इधर अरबी जगत की बात करें तो अब्बासियों के अंतर्गत अच्छा चल रहा था, लेकिन आगे हम देखते धीरे धीरे डिक्लाइन होता है अब्बासियों के बाद में, जब जैसे जैसे उनमें धार्मिक रूढ़िवादिता जटिल होती गई, है ना। वो टाइम पीरियड का था लगभग 12वीं सदी के आसपास। अफ्रीका में देखे तो वहां पर ठीक ठाक चल रहा था। फिर हम आ गए चाइना। तो चाइना में ही बोल रहा है कि तांग और सुंग के नेतृत्व में अच्छा चला, लेकिन फिर हम देखते हैं 13वीं सदी से मंगोलों का अटैक होता है। ये वीक थे तो और ज्यादा उसका इंपैक्ट पड़ा। अपने अनुशासित और गतिशील घुड़सवार दस्तों के बल पर मंगोलों ने पहली बार एक शासन के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण चीन का एकीकरण करने में सफल रहे। यानी जो चीन खुद एक नहीं था, है ना, अलग अलग हमें राजवंश दिखाई देते हैं। मंगोल इतने पावरफुल थे, जब उन्होंने अटैक किया तो उनके पास जो मजबूत सेना थी जिसमें वो घोड़े का प्रयोग करते थे, उसका प्रयोग करते हुए उन्होंने उस पूरे के पूरे चाइना का एकीकरण अपने नियंत्रण में लिया है। उत्तरी और दक्षिणी चीन जो था उसका एकीकरण कर दिया था मंगोलों ने। कुछ समय तक उन्होंने टोंकिन यानी उत्तरी वियतनाम और अनाम जिसे हम दक्षिणी वियतनाम कहते हैं उसको भी अपने कब्जे में रखा। यहाँ पर आप देख सकते हो नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो चाइना वाला रीजन है ना, उत्तरी और दक्षिणी चाइना, मंगोलों ने ऊपर से अटैक करके ना केवल इस क्षेत्र का एकीकरण करा, बल्कि बोल रहा है कि उत्तरी और दक्षिणी जो वियतनाम है ना उसको भी अपने कंट्रोल में कर लिया और काफी समय तक उसको अपने कंट्रोल में रखे एक करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर राइटर क्या बोलता है?
पूर्वी एशिया में दुनिया के सबसे बड़ी ताकतों में से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की किसने? मंगोलों ने। ओके, वेनिस का यात्री मार्को पोलो कुछ समय तक चीन के मंगोल शासकों में सबसे विख्यात कुबुलाई खान के दरबार में रहा, और जो वो वेनिस यात्री था ना मार्को पोलो, उससे भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि जब मंगोल शासक कुबुलाई खान इस क्षेत्र में रूल कर रहा था तो क्या सिस्टम था, वो सब हमें वहां से काफी कुछ पता लग जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया की अगर हम बात करें इस समय किससे, 900 से लेके 1200 के आसपास, तो ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ना, यहाँ पर हमें दो किंगडम्स दिखाई देते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में इस काल में पनपने वाले दो सबसे शक्तिशाली राज्य थे, शैलेंद्र और काम्बुज साम्राज्य। शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी में उभरा, उसने श्रीविजय साम्राज्य, यहाँ पर था श्रीविजयालय एम्पायर, उसको रिप्लेस किया था किसने? शैलेंद्र किंगडम ने। शैलेंद्र साम्राज्य का जिक्र हम करेंगे वापस कहां करेंगे हम, जब हम चोलों के बारे में पढ़ेंगे, आगे मैं आपको चोलों के बारे में पढ़ाऊंगी, तब आप इस शैलेंद्र साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो शैलेंद्र राजवंश 8वीं सदी में उभरा तथा उसने श्रीविजय साम्राज्य को काफी हद तक विस्थापित कर दिया, तथा साम्राज्य के चरम काल में इसमें सुमात्रा, जावा, मलय प्रायद्वीप, सियाम, आज का थाईलैंड के कुछ भाग शामिल थे। थोड़ा सा इसको इमेज के थ्रू पढ़िएगा, मेरे पास टाइम बहुत कम बच रहा है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं आपको इजीएस्ट वे में समझाने की। तो थोड़ा मैप खोल के रखिएगा ताकि फटाफट आप लोग उसको मार्क कर पाए। सुमात्रा, जावा, मलय, इधर देखिए ये पूरा का पूरा जो है हमें दिखाई दे रहा है। इधर ये देखिए जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, इधर आ जाएगा आपका मलेशिया की बात कर रहे हैं तो इंडोनेशिया, मलेशिया जो प्रेजेंट डे है मैप में देखिएगा, वो पूरा रीजन तो इनके कंट्रोल में था ही। इसके अलावा थाईलैंड का जो कुछ हिस्सा है वो भी इनके कंट्रोल में था। तो कुल मिला के जो श्रीविजय का किंगडम था उसको कॉन्कर करके जीत लिया किसने? शैलेंद्र राजवंश ने। कब? 8th सेंचुरी एडी में, और यहाँ पर काफी लंबे समय तक रूल भी किया। ठीक है, इसके पास मजबूत नौसेना थी। किसके पास? शैलेंद्र जो वंश के शासक थे ना, उनके पास में बहुत पावरफुल नेवी थी, और जिसके पास नेवी होगी वही इन क्षेत्रों को जीत के रूल कर सकते हैं, क्योंकि पूरा रीजन कैसे है? समुद्र से घिरा हुआ है, तो मजबूत नेवी होनी बहुत जरूरी है ताकि कोई और अटैक करे तो आप उसे डिफेंड कर सको। तो इसके पास मजबूत नौसेना थी, तथा चीन के साथ समुद्री व्यापार पर भी उनका वर्चस्व हमें दिखाई देता है। इतना ही नहीं, जो शैलेंद्र राजवंश रूल कर रहे थे उसके समय में चाइना के साथ बहुत अच्छा ओशन ट्रेड हमें दिखाई देता है, सी रूट से होते हुए। दक्षिण भारत के पल्लवों के पास भी एक शक्तिशाली नौसेना थी तथा बंगाल की खाड़ी में सक्रिय थे। इसके पैरेलल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में इस समय क्या दिखाई दे रहे थे? पल्लवास थे, चालुक्यास थे, पांड्यास थे। बाद में इनके बाद हमें क्या दिखाई देंगे? चोलास दिखाई देंगे। तो बोल रहा है कि उनके पास ही नहीं, भारत में जो पल्लवास थे ये भी कोस्टल रीजन में रूल करे, तो इनके पास भी अच्छी नौसेना थी। राइटर बस थोड़ा सा बोल देता है। 10वीं सदी में अगर भारत के देखे कंटेक्स्ट में, तो भारत में नॉर्थ में तो छोटे छोटे राजपूत स्टेट इस समय दिखाई दे रहे हैं, साउथ में हमें दिखाई दे रहा है एक बहुत पावरफुल चोल शासक, जिसको मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है क्योंकि मिडेवल का पार्ट है, हमने एंशिएंट अभी कंप्लीट किया है। तो 10वीं सदी में भारत में हमें एक मजबूत चोल शासक दिखाई देते हैं। सुमात्रा और मलाया की ओर अनेक नौसैनिक अभियान रवाना किए। यहां से ये जो चोल किंगडम था ना, इन्होंने बहुत सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चलाए सुमात्रा की तरफ, ठीक है, ताकि संचार और व्यापार के नए अवसरों की तलाश की जा सके। ईस्वी संवत की आरंभिक सदियों में इस क्षेत्र के देशों के साथ भारत के घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित थे। ऐसा नहीं है कि पहले भारत का इनके साथ में ट्रेड नहीं था, काफी लंबे समय से हमारा और साउथ ईस्ट एशिया का अच्छा खासा व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध था। अनेक चीनी और भारतीय व्यापारी इस साम्राज्य की राजधानी पलेमबंग जाते थे और संस्कृत और बौद्ध अध्ययन का केंद्र भी था। हमें पता लगता है कि बहुत सारे चीनी और भारतीय व्यापारी इस साउथ ईस्ट एशिया में जाते थे, और यहाँ पे जो एक कैपिटल थी वहां जाकर वो लोग रहते भी थे। बहुत सारे हमें वहां पे संस्कृत और बौद्ध धर्म के अध्ययन केंद्र दिखाई देते हैं, शिक्षा के जो केंद्र थे वो दिखाई देते हैं। यहाँ राजाओं ने अनेक भव्य मंदिर भी बनाए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर है बोरोबुदुर मंदिर जो महात्मा बुद्ध को समर्पित है। यहाँ 2 मंदिर, यहाँ मुकम्मल पहाड़ी को तराश कर 9 मंजिलें निकाली गई हैं। रामायण और महाभारत जैसे जो हमारे एपिक्स हैं उन भारतीय महाकाव्यों के दृश्य इस मंदिर की पट्टिकाओं पर दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के राइटर इतना बोलना चाह रहा है कि जब आप साउथ ईस्ट एशिया में देखते हैं शैलेंद्र किंगडम,
इंडिया में दिखाई देता है चोलाज। चोलाज ने कई सारे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए, लेकिन उसके हमारे बीच में काफी अच्छे व्यापारिक संबंध रहे हैं, एडी से रहे हैं, फर्स्ट सेंचुरी एडी से रहे हैं। और लगातार ये संबंध दिखाई देते किस फॉर्म में कि कई सारे भारतीय चीनी वहां पर जाकर बसे हुए हैं, कई सारे हमें बौद्ध शिक्षा केंद्र दिखाई देते हैं, संस्कृत शिक्षा केंद्र दिखाई देते हैं, इवन इंडिया के जो एपिक्स है ना वो वहां की गुफाओं से बनाए गए मंदिरों पर उकेरे गए हैं, उनके चित्र दिखाई दे रहे हैं। यही दिखा रहा है क्या कि हमारे बीच में किस तरह के सांस्कृतिक संबंध स्थापित थे। तो जब चोलाज यहाँ पर रूल करते थे ना, वो चोलाज इतने पावरफुल हो गए थे कि उन्होंने इस पूरे रीजन को कॉन्कर कर लिया था, यहाँ तक मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट चला रहे थे। और ये जो बंगाल की खाड़ी है ये पूरा चोलों के नियंत्रण में आ गया था। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी को चोल झील या चोल लेक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो ये था चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अब बुक में था तो कराना जरूरी था। अभी आपको लग रहा होगा क्या हो गया, तो बिल्कुल ये ऐसे ही अभी पढ़ना है क्योंकि इसने ओवरऑल इंट्रोडक्शन दिया है। कंक्लूड कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो कर लेते हैं। क्या जा रहा है ना, आपको समझ में आ जाए क्या चला आज। कहानी बस यही चला है। इसने सबसे पहले यूरोप की कहानी उठाई, क्योंकि हम मिडिल एज की बात कर रहे हैं, मध्यकाल की बात कर रहे हैं, तो मध्यकाल में बस बता रहा है थोड़ा क्या चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो बोल रहा है कि यूरोप का ये हाल हुआ पड़ा है, रोमन एम्पायर था 6th सेंचुरी में टूट गया 2 पार्ट में। पूर्वी रोमन एम्पायर 14 या 15वीं सदी तक जाएगा, बजेंटीन जब तक कंट्रोल नहीं, कुस्तुनतुनिया पर जब तक कंट्रोल नहीं हो जाएगा किसका, तुर्कों का। पश्चिमी रोमन साम्राज्य पहले ही निपट चुका था, लेकिन वहां पर एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप हुई और वो आगे बेस तैयार करती है 12वीं से 14वीं सदी के बीच में फ्यूडलिज्म का। और ये जो है ना आगे चल के पुनर्जागरण का केंद्र बनता है, और यही वो देश बनेंगे ना जो कि प्रमोट करेंगे किसको, ट्रेड को, जो कि ढूंढेंगे नया क्षेत्र व्यापार के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरा, अरब जगत। अरब जगत के बारे में बताया कि भाई किस तरह से इस्लाम ने इन लोगों को एकीकरण किया। फिर इसके बाद से जब अब्बासी खलीफा है तो अरब जो पेनिनसुला वाला पूरा ये अरब एम्पायर वाला जो रीजन था बहुत फला फूला, सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से। कब तक चलता है, जब तक रूढ़िवादिता, जब तक धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा रूढ़ी नहीं हो जाते हैं। वो हमें कब दिखाई देते हैं, 13वीं सदी में धार्मिक रूप से बहुत रूढ़ी हो जाएंगे, अब वहीं से इनका विकास जो है वो रुकते हुए दिखाई देता है। अफ्रीका का हमने देखा कि अफ्रीका लगातार कांटेक्ट में था अरेबियंस के साथ में भी, उधर क्या बोलते हैं पूर्वी रोमन किंगडम के साथ में भी, इथोपियाई जो है उनका कैसे उनसे संपर्क बना। और जो अफ्रीका है ना उसका जो सबसे बड़ा रोल है, अफ्रीका का रोल है इंटरनेशनल ट्रेड को चलाने में। स्लेव्स दे रहा है, ये मेटल दे रहा है, गोल्ड। तो अफ्रीका के बिना चीजें बहुत जटिल हो जाती। ठीक है, इसका सबने यूज किया है, एशिया ने भी यूज किया है और यूरोप ने भी यूज किया है। ठीक है, फिर आ जाते हैं चाइना की, इसने बात किया। तांग और शुंग 2 किंगडम दिखाई देते हैं, उस समय डेवलपमेंट में था, बाद में वीक हुआ, वीक होते ही हमें दिखाई देता है मंगोलों ने अटैक किया। लेकिन मंगोलों के अटैक का भी बेनिफिट मिला कि उत्तरी दक्षिणी चीन, वियतनाम सब एकीकरण हो गया उसका, और काफी लंबे समय तक नियंत्रण में उनके रहा, जिसके बारे में मार्को पोलो बताता भी है। ठीक है, फिर हम आ गए किसके कंटेक्स्ट में, साउथ ईस्ट एशिया। शैलेंद्र के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से उन्होंने यहाँ पर रूल किया। और फिर भारत जो है उन अगर पैरेलली देखें तो पल्लवास और फिर चोलास दिखाई देता है। चोला बहुत बड़ा किंगडम था 9th सेंचुरी एडी में जो दिखाई देता है। इनके साथ में मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी की और अच्छे व्यापारिक सांस्कृतिक संबंध भी थे। उसका प्रभाव क्या था वो भी हमने जान लिया। तो ओवरऑल मिडिल एज जो है ना 8th सेंचुरी के आसपास, उस समय क्या चीजें चल रही हैं वो बस ये बताना चाह रहा था यहाँ पर। तो थोड़ा सा ओवरव्यू रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें हमारे काम का नहीं है। काम का ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट नहीं पूछ रहे, लेकिन आपको पता है ना कि उस समय क्या चल रहा था, ये काम का है। ठीक है, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो फ्यूडलिज्म, सामंती व्यवस्था, ये थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पहले ही आपको डिटेल में बता दिया है। तो ये था हमारा चैप्टर, और इसको लेंथी नहीं करेंगे, इसको यहीं पर रोकते हैं। बुक से पढ़ लेना, कहीं कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको समझा दूंगी। बाकी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करना है। फर्स्ट चैप्टर है, मिस नहीं करना है। आगे के चैप्टर थोड़े से कंपेरेटिवली इजी होंगे, समझ में अच्छे से आएंगे। बाकी फीडबैक देते रहिए अपना, कहीं कोई डाउट है, कुछ और सेशंस वगैरह प्लान करने हैं तो वो जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।